जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञानेशन क्लासेस। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानेशन क्लासेस पर। हम चला रहे हैं अपनी सीरीज साइकोलॉजी फॉर 12th क्लास, जिसका पेपर हमारा 4 अप्रैल को होना है। बुक का ये 7 चैप्टर है और हमारी सीरीज का ये 4th चैप्टर है, सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। इसमें हम ग्रुप के बारे में बातें करेंगे। अगर हमारी सीरीज में हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम इस बात का आपको प्रॉमिस करते हैं कि जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए हम आप सभी चैप्टर्स को प्रॉपर ढंग से कर पाएंगे। साथ ही साथ हम आपको बचे हुए दिनों में हम आपको PYQs और MCQs पूरे पूरे कंप्लीट कराएंगे ताकि आप पेपर को इफेक्टिवली और ढंग से कर पाएं। तो ज्यादा लंबी इंट्रोडक्शन के बिना स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप प्रोसेसेस। सबसे पहले इसमें हमें क्या समझना है, हमें समझना है ग्रुप क्या है। मैं ग्रुप को ना 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करके समझाऊंगा जो भी चीजें हम ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले तो एक तो सबसे बात है कि हमें जनरल में एक ग्रुप का व्यू जो है वो क्लियर होना चाहिए। जब मैं बच्चों को अक्सर साइकोलॉजी पढ़ाने के लिए बैठता हूं, जब मैं उनको स्टार्ट करता हूं तो मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उनको बेसिक नहीं आता होता, वो बेसिक भूल जाते हैं कई बार, या उनको उसका जनरल इंटरप्रिटेशन समझ में नहीं आता। जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं वो एक छोटी यूनिट से लेकर के एक हाईएस्ट यूनिट तक जाती है। अगर आप साइंस भी पढ़ते हैं तो साइंस में आप क्या करते हैं कि आप एक छोटे पार्ट को स्टडी करते हैं, फंडामेंटल यूनिट को। आप सेल को स्टडी करते हैं जिससे आप पूरे ऑर्गेनिज्म के बारे में बता सकते हैं। आप एटम को स्टडी करते हैं जिसकी वजह से आप पूरे के पूरे मैटर एलिमेंट्स के बारे में बता सकते हैं। आप एक मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं जिससे आप पूरे के पूरे एक कंपाउंड के बारे में डिटेल दे सकते हैं। तो आपको एक छोटी सी चीज जो है वो समझनी जरूरी है, जिससे कि आपको एक फंडामेंटल यूनिट को समझना जरूरी है ताकि आप होल को, पूरे डिटेल को अच्छी तरह समझ पाए। तो ग्रुप को पहले आपको समझना बहुत जरूरी है कि ग्रुप है क्या, बेसिक टर्म। तो ग्रुप जो है वो कम से कम 2 लोगों का होना तो जरूरी है ग्रुप के लिए। अब कभी कभी एक बंदा भी अपने आप को ग्रुप मान लेता है, मींस वो इमेजिनेटिव कर लेता है कि उसके साथ और लोग भी हैं, वो उनसे बातें करने लगता है, उनके साथ कुछ डिसीजंस भी लेने लगता है। लेकिन ये एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है, ये एक तरह का हमारा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मेंटल वर्ड हमें यूज नहीं करना चाहिए, कम से कम यूज करना चाहिए। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके बारे में हम डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे। तो कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है, आप और आपका एक फ्रेंड जो रोज शाम को घूमने के लिए जाते हैं। मैं छोटे से शुरू करूंगा और हाईएस्ट लेवल तक बताऊंगा। आपका एक दोस्त आपके साथ जो है वो रोज उठता बैठता है, आप शाम को जब खाली हो जाते हैं वो भी खाली होता है। हो सकता है वो आपके स्कूल में भी नहीं पढ़ता, आपकी क्लास में भी नहीं पढ़ता, हो सकता है वो पढ़ाई भी नहीं करता, वो शायद कोई काम वाम करता है, किसी दुकान पे काम करता है, वो भी शाम को खाली होता है, आप भी शाम को खाली होते हो और दोनों के दोनों मिल करके कहीं घूमने फिरने जाते हो, थोड़ा बहुत गोलगप्पे चाट पकौड़ी खा करके आप घर वापस आ जाते हो। तो ये आपका एक ग्रुप है, क्योंकि आप दोनों के दोनों अपना एक कॉमन मोटिव, कॉमन आपका जो है वो आप आपस में शेयर कर रहे हो और दोनों उसमें क्या कर रहे हो, दोनों इकट्ठे जा रहे हो, बातचीत कर रहे हो और रोज का आपका एक डेली रूटीन है, आपका एक दूसरे के साथ कुछ जुड़ाव हो गया है। ठीक है, ये आपका एक छोटे से छोटा ग्रुप है। बड़ा ग्रुप जैसे कि आप स्कूल में हो, आपका क्लास जो है वो आपकी एक ग्रुप है। क्लास के ग्रुप के अंदर भी ग्रुप है। कुछ बच्चे जो बहुत पढ़ने वाले उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है, थोड़े शरारती टाइप बच्चों का एक अलग ग्रुप बन जाता है, मीडियोकर बच्चों का एक अलग तरह ग्रुप बन जाता है। लड़कियों के नॉर्मली अलग ग्रुप बने होते हैं, लड़कों के अलग बने होते हैं, बट लेकिन इंटरमिक्सिंग भी होता है, बट डिपेंडिंग अपॉन देयर चॉइसेस। तो उस तरह के छोटे छोटे ग्रुप्स भी बन जाते हैं जो आपस में इंटरेक्ट तो करते हैं लेकिन सब अपने अपने ग्रुप्स में रहते हैं। जब कहीं बाहर पीरियड खत्म होते हैं, जब रिसेस पीरियड होता है, खाना खाते हैं, तो अपने ग्रुप्स में हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप्स का छोटा एक और बड़ा एग्जाम्पल है। इससे बड़ा एग्जाम्पल इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे एग्जाम्पल जैसे पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म होती हैं। जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सब के सब इनका क्या है, इनके अपने कुछ मोटिव्स हैं, इनकी कुछ पॉलिसीज हैं जिनके बेस पे इन्होंने अपनी ग्रुपिंग की है और इन ग्रुप को उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज का नाम दिया है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम चलें तो जैसे हमारे यहाँ पर गुट निरपेक्ष दल बनाया गया। जब कंट्रीज आज़ाद होनी शुरू हुई, उनको फ्रीडम मिला, तो उन्होंने ये माना कि वो किसी भी ग्रुप के साथ अलाइन नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने अपना नाम रखा नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज, यानी वो किसी के साथ भी नहीं जाएंगे। इन्हें कहते हैं गुट निरपेक्ष दल। नाटो, सीटो, ये सब भी हमारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, ये इंटरनेशनल लेवल के ग्रुप्स हैं। तो आप जो भी ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं वो सब कुछ उस 2 फ्रेंड से लेकर के वो जो नाटो, सीटो और गुट निरपेक्ष दल हैं, जो हमारे नॉन अलाइनमेंट ग्रुप्स हैं, उन तक जाकर के ये सबका सब जो है अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई होता है ये हम 1 बाय 1 करेंगे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं ग्रुप की डेफिनेशन। ग्रुप क्या होता है? फीचर्स ऑफ ग्रुप: अ सोशल यूनिट कंप्राइज 2 और मोर इंडिविजुअल्स। 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल्स का होना इसमें जरूरी है। कम से कम 2 या 2 से ज्यादा हमारे जो मेंबर्स हैं वो इसमें होंगे। 2 और मोर इंडिविजुअल्स who perceive themselves as belonging to the group, जो अपने आप को उस ग्रुप का बिलोंगिंग मानते हैं, उसका पार्ट मानते हैं। जैसे आप 2 फ्रेंड्स
जैसे आप क्लास में एक क्लास के बच्चे या उनके छोटे छोटे ग्रुप्स, या जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, नाटो सीटा है, उनके सबके जो ग्रुप्स हैं उनको हम जब लेते हैं तो ये हमारे ग्रुप की बिलोंगिंग है कि वो कैसे अपने आप को उस ग्रुप में फिट करते हैं, वो उसके साथ क्या अपनी अपनी आइडेंटिटी कैसे उसके साथ फाइंड करते हैं। अ गैदरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स हु इंटरेक्ट वन अनदर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहां पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेक्ट हो सकते हैं। डायरेक्टली कैसे हो सकते हैं, जैसे आप दो फ्रेंड्स जो हैं वो आपस में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आप डायरेक्टली बात कर रहे हैं, आप उनके साथ डायरेक्टली मिल रहे हैं, डायरेक्टली आपकी बातचीत चल रही है, आप दोनों फ्रेंड्स हैं, आप स्कूल वाला ग्रुप है वो भी डायरेक्ट वाला है। इनडायरेक्ट जैसे मान लो आपका फेसबुक पे कोई ग्रुप बना हुआ है, सोशल मीडिया पे कोई ग्रुप बना हुआ है। इसमें मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, कभी आपने सुना हो या आप नेट पे सर्च ले सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे सर्च मार सकते हैं, जिसमें कि फ्लैश मॉब डांसिंग होता है। फ्लैश मॉब डांसिंग में क्या होता है कि आप किसी मॉल में या किसी पब्लिक प्लेस पे एक बंदा डांस करना शुरू कर देता है, फिर एक और उसके साथ आगे जुड़ जाता है, म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है, थोड़ी सी एक अनाउंसमेंट होती है, उसके बाद म्यूजिक बजता है, एक सिंगल बंदा डांस करता है, फिर दो हो जाते हैं, तीन, चार, फिर उनके साथ जुड़ते आते हैं, इवन दे गो ऑन हंड्रेड्स, मतलब वो 100, 125, 200 तक भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उन्होंने कितनी गैदरिंग की है। इस तरह के जो फ्लैश मॉब डांसिंग्स होते हैं मेनली वो क्या होते हैं कि वो इंटरनेट के ऊपर ग्रुप बना लेते हैं कि हम फ्लैश मॉब डांसिंग करना आते हैं, इस पर्टिकुलर जगह पे करना चाहते हैं, तो कौन कौन ज्वाइन होगा। फिर वो क्या करते हैं कि वो इंटरनेट पे ही आपस में ज्वाइन होकर के कुछ स्टेप्स प्रिपेयर कर लेते हैं। जो लीडर होता है वो सबको अपने एक स्टेप्स बनाता है और सबको कहता है कि आप इनको फॉलो करो। फिर ऑन द सेम डे जो उन्होंने डे डिसाइड किया वो वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और वो वन बाय वन उसमें जैसे जैसे वो ग्रुप में एंटर हुए थे वैसे वैसे वो डांस भी करते हैं। तो ये एक ग्रुप का और एग्जाम्पल है। जैसे उनका वो डांस खत्म होता है, दे गो बैक टू देयर होम्स, वो अपने घरों में चले जाते हैं, उनका आपस का इंटरेक्शन खत्म हो जाता है। हो सकता है वो नेक्स्ट फ्लैश मॉब के लिए आपस में बातचीत करें, बट लेकिन मेनली उनका पर्पस था वहां खत्म हो गया। वो भी हमारा एक ग्रुप का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यहां पर उन्होंने इनडायरेक्टली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया, लेकिन फाइनल रिजल्ट के लिए वो क्या हुआ, डायरेक्टली मीट कर रहे हैं। कई बार ऐसे भी ग्रुप्स होते हैं, जैसे जो इंटरनेट वगैरह पे तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहां लोग सिर्फ इमेजिनरी तौर पे इनडायरेक्टली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, चैट के जरिए, मैसेजेस के जरिए या कुछ भी ऐसा, तो ये इनडायरेक्ट वाले भी होते हैं। वो भी हमारा कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, ग्रुप में आएगा। द कलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स हु आर इंटरडिपेंडेंट, विच मींस दैट वन इज डूइंग हैज कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अदर्स। यहां पर इंटरडिपेंडेंसी रहती है उनकी। इंटरडिपेंडेंसी का मतलब यह है कि एक ग्रुप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, एक मेंबर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो यहां पर जो भी कुछ एक कर रहा है उसके जो परिणाम निकलेंगे वो दूसरे के लिए भी इफेक्टिव होंगे। जैसे मैं मॉब फ्लैश डांसिंग वाला अगर लूं, मान लो कि उसके अंदर जो है वो एक ने कुछ स्टेप गलत करने शुरू कर दिए, सब एक जैसे सिंक्रोनस डांस कर रहे हैं, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, एक ने गलत स्टेप करने शुरू कर दिए, तो क्या होगा, वो डांस थोड़ा सा एक तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। उनके डांस में वो एक कमी सबको दिखाई देगी। ठीक है, ये क्या है, एक की वजह से बाकियों पे भी फर्क पड़ा। अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु हैव कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स, ऐसे लोगों का कलेक्शन जो कि इनका सबका एक कॉमन मोटिव या कॉमन गोल है, सबका कॉमन उद्देश्य है। जैसे कि मॉब फ्लैश डांसिंग में और जैसे नॉन अलाइनमेंट वाले मूवमेंट में, गुट निरपेक्ष वाले में, उनका सबका क्या था, उनका सबका एक मोटिव है कि वो किसी भी ग्रुप के साथ ज्वाइन नहीं होंगे। वो डेवलपिंग कंट्रीज थी, वैसे वो अंडर डेवलप्ड थी, वो धीरे धीरे डेवलपिंग में आई। उनका पर्पस ये था कि वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, फिर कोई और देश उन पर दोबारा कब्जा ना कर ले उसके लिए, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के लिए कि आपस में वो एक दूसरे को पॉलिटिकली एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, और इसके अलावा पॉवर्टी से निकलने के लिए ज़्यादातर वो कंट्रीज जो वो अंडर डेवलप्ड थी, डेवलपिंग की तरफ जाने के लिए उनको एक दूसरे की हेल्प भी चाहिए थी। ये सब उन्होंने मिलकर के किया। तो यहाँ पर क्या था कि उनका एक कॉमन मोटिव और गोल था कि वो किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बनाया था। इंडिविजुअल्स हु आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई अ नीड थ्रू जॉइंट एसोसिएशन आल्सो इन्फ्लुएंस ईच अदर। इंडिविजुअल हु आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई ए नीड, जिनकी कोई एक जरूरत को पूरा करने के लिए वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस ईच अदर, वो भी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये भी ग्रुप है। कैसे, जैसे मान लो कि अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, जैसे बाहर की कंट्रीज में होता है नॉर्मली कि वहां पर जो ओल्ड एज होम में लोग रहते हैं, ओल्ड एज में वो क्यों चले जाते हैं ओल्ड एज होम्स के अंदर, क्योंकि वहां पर ज़्यादातर इंडिविजुअलिज्म है, हम पहले भी कर चुके हैं इसमें, कि वहां कलेक्टिव सोसाइटी नहीं है, वहां पर इंडिविजुअल सोसाइटी ज़्यादा है। तो वहां पर पेरेंट्स जो ज़्यादातर एलोन हो जाते हैं। तो जब वो अपनी ओल्ड एज में आते हैं तो उनकी अपनी कुछ नीड्स हैं, उनकी कुछ सोशल नीड्स हैं कि किसी से बातचीत करनी है, कुछ उनकी वैसे भी नीड्स हैं कि वो अपने घर के काम, अपनी डेली एक्टिविटीज़ को रेगुलर नहीं कर सकते, तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। वहाँ पर वो ओल्ड एज होम में एक दूसरे की नीड्स को भी पूरा करते हैं साइड बाय साइड। तो ये क्या है, हमारा एक तरह ग्रुप है। और नॉर्मल भी आप जो मैं ग्रुप्स के एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसमें भी हम एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हाउ आर ग्रुप्स डिफरेंट फ्रॉम टीम्स एंड ऑडियंस, ग्रुप्स टीम और ऑडियंस से कैसे डिफरेंस है, हम अलग अलग करेंगे दोनों का।
In group, the performance of the group member depends on their contribution, whereas in team both individual contribution and teamwork matter. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया फ्लैश मॉब डांसिंग का, वहां पर किसी हर इंडिविजुअल का अपना अपना कॉपरेशन है, वहां पर वो इंडिविजुअली सब परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन टीम क्या होती है, ऐसे क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में उस अकेले का जो मैन ऑफ द मैच बनने वाला है, उसके अलग से उसने कितने सिक्सर मारे, उसने कितने कैचेस लिए, कितने विकेट्स लिए, ये सब का सब उसका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन तो है ही है, लेकिन टीम का कंट्रीब्यूशन भी जरूरी है। हो सकता है उस अकेले ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस की लेकिन बाकी टीम ने नहीं करी, तो क्या होगा, वो क्रिकेट मैच हार जाएंगे। तो टीम जो है उसमें इंडिविजुअल और टीम वर्क दोनों मैटर करते हैं, जबकि ग्रुप में इंडिविजुअल मैटर करता है। पूरी टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ नहीं बनती है, थोड़ी कम बनती है एज कंपेयर टू टीम। ठीक है, अगर एक आध बंदा गलत भी डांस कर रहा है तो कोई बात नहीं, उनका बाकी सबका डांस तो अच्छा चल रहा है ना, दे आर गेटिंग रिवार्ड फॉर दैट, कम से कम लोगों का अप्रिसिएशन तो मिल रहा है उनको। इन ग्रुप्स द लीडर इज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर आउटकम। नॉर्मली ग्रुप के अंदर लीडर ही हेल्ड अकाउंटेबल होता है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आउटकम क्या बनी। मान लो उस मॉब फ्लैश डांसिंग के अंदर जो है किसी ने, एक आदमी जो गलत स्टेप किया, तो वो लीडर के ऊपर ज्यादा जाएगा कि शायद इसने ढंग से उसको नहीं बताया था या सिखाया नहीं था, तो आउटकम ऑफ द गोल। वेयर एज इन टीम अपार्ट फ्रॉम द लीडर ग्रुप मेंबर्स आल्सो होल्ड देमसेल्व्स अकाउंटेबल फॉर वर्क। मैंने पहले बताया कि टीम्स में क्या होगा, टीम्स में ये सिर्फ नहीं है कि टीम सारी मिलकर के अच्छा परफॉर्म कर रही है, हर इंडिविजुअल की अपनी परफॉर्मेंस में मैटर करती है कि आपने क्रिकेट टीम के अंदर या फुटबॉल टीम के अंदर आप मिलकर के कितना अच्छा कर रहे हो। मान लो गोल जो है वो एक प्लेयर ने किया, उसको क्रेडिट मिलेगा, बट क्या उसने अकेले गोल किया होगा, कोई ना कोई तो उसके जो दूसरे, हमें मालूम है फुटबॉल टीम में क्या होता है, उसके अंदर वो एक दूसरे को पास देते हैं, एक दूसरे को कवर करते हैं ताकि जो गोल करने जा रहा है वो अच्छी तरीके से जा सके। तो ये सब क्या है, टीम वर्क है, क्रेडिट टू द इंडिविजुअल है, लेकिन है क्या, ये ग्रुप एक्टिविटी है, तो दिस इज नोन एज टीम। जबकि ग्रुप में इतना ज्यादा नहीं फर्क पड़ता कि एक की इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस क्या है, उसका सारा का सारा अकाउंटेड फॉर लीडर आ जाता है। लेकिन टीम में इंडिविजुअल की अपनी आइडेंटिटी है और टीम की अपनी आइडेंटिटी है, लीडर की अपनी आइडेंटिटी है। द ऑडियंस इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ पीपल हु हैव, अब हम ऑडियंस की बात कर रहे हैं, ऑडियंस कलेक्शन ऑफ पीपल है हु हैव गैदर्ड टुगेदर फॉर कॉमन एम। वहां पर वो एक कॉमन एम के लिए इकट्ठे हो गए, जैसे वॉचिंग अ क्रिकेट मैच, कोई क्रिकेट मैच देखने सब इकट्ठे हो गए, वो ऑडियंस है, उन सबका एक पर्पस है उस टाइम कि उन्होंने वो मैच देखना है, नॉलेज के लिए भी हो सकता है, एंटरटेनमेंट के लिए भी हो सकता है, आप मूवी देखने गए हो वो भी आप ऑडियंस हो। ऐसे ही ये सब के सब क्या है, ये ऑडियंस वाली कैटेगरी है। जब आप पर्टिकुलर किसी चीज को सुनने के लिए या देखने के लिए किसी पर्टिकुलर थिएटर में या किसी पर्टिकुलर जगह पे आप इकट्ठे हुए हैं, दैट इज ऑडियंस। और बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप एंड टीम्स एज द ऑडियंस इज पैसिव एज कंपेयर टू टीम्स एंड ग्रुप्स। टीम्स और ग्रुप्स जो है वो एक्टिव हैं, उनके कुछ गोल्स हैं, उनके कुछ पर्पसेस हैं, उनका कुछ आउटकम निकल के आने वाला है, यानी वो कोई 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 पर्पस के लिए वर्क कर रहे हैं। मॉब फ्लैश डांसिंग वाले इसलिए डांस कर रहे हैं इकट्ठे क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस दिखानी है। क्रिकेट की टीम जो है वो इसलिए वर्क कर रही है क्योंकि उन्होंने क्रिकेट में अपनी टीम को जिताना है, ठीक है। और ऐसे ही जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स वाली जो कंट्रीज हैं वो इसलिए इकट्ठी हुई हैं क्योंकि उनको मोर डेवलप होना है कंट्री को, और उन्होंने किसी भी ग्रुप के इन्फ्लुएंस में नहीं आना, किसी और ग्रुप के इन्फ्लुएंस में नहीं आना। इसलिए क्या है, ये सबके सब इनका अपना एक मोटिव है, अपना एक वो है, लेकिन ऑडियंस का ऐसा कोई पर्टिकुलर गोल या मोटिव नहीं होता। ऑडियंस तो क्या है, एक मूवी देखने आए हो आप लोग, या आप थिएटर में कुछ गाने सुनने के लिए आए हो, किसी सिंगर को सुनने आए हो, या आप ऑडियंस हो, आप हो इकट्ठे, लेकिन आपका कोई ऐसा पर्टिकुलर गोल नहीं है जिसे आपने अचीव करना है। बस हाँ, आपका एक कॉमन पर्सपेक्टिव जरूर है कि आपने वो मैच देखना है, उससे नॉलेज लेनी है, या उसे देख करके आपने मूवी देख के आपने एंटरटेनमेंट करना है। इसके बाद द ऑडियंस at times turns into mob depending upon the situation, and in a mob there is a strong homogeneity, there is a strong homogeneity in aim, action, and also mob is pretty polarized and impulsive well। इसके अलावा जो हमारा जो ऑडियंस होते हैं वो भी मॉब में कन्वर्ट हो जाते हैं। मान लो कि मैच के टाइम पर कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो गई तो क्या होगा, सबके सब उठ के भागने लग जाएंगे, या मूवी में ऐसा कुछ हो गया तो सब भागने लग जाएंगे। वो किस में कन्वर्ट हो गए, मॉब में कन्वर्ट हो गए। मॉब में क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इन ए मॉब देयर इज अ स्ट्रॉन्ग होमोजेनिटी ऑफ एम, एक्शन, एंड आल्सो मॉब इज प्रीटी पोलराइज्ड एंड इंपल्सिव। जो मॉब होती है वो मेनली पोलराइज्ड होती है, यानी वो एक ही तरफ चल पड़ती है। इसका मैं दूसरा एक और एग्जांपल दूंगा जहां पर कि वो इंपल्सिव भी बहुत ज्यादा होती है। इंपल्सिव मींस जानी कि कुछ हुआ और वो सब वही करने लग जाते हैं जो एक दूसरे की देखा देखी में करते हैं। यहां पर उनका एम, एक्शन, ये सब कुछ एक जैसा हो जाता है, यहां पर होमोजेनिटी दिखाई देती है। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा, जैसे आप दशहरा ग्राउंड के अंदर इकट्ठे हुए, वहां पर भी आप क्या हो, वहां पर आप ऑडियंस हो, लेकिन वो ऑडियंस मोर बेटर, ऑडियंस से बेटर क्या है, दशहरा ग्राउंड में आप किस लिए इकट्ठे हुए, आप रावण को जलते देखने आए हैं।
ठीक है, बट लेकिन वहां पर पर्पस जो है वो मॉब ज्यादा होगा, और ग्रुप तो है लेकिन मॉब जो है वो मॉब जहां पर वो भीड़ भड़का ज्यादा है। क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि वहां सबके सब दशहरा देखने नहीं आए, रावण को जलते देखने आए। कुछ लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट घूमने फिरने के लिए आए, कुछ यार दोस्तों के साथ आए हैं, कुछ झूला झूलने के लिए आए, वहां मेला भी तो लगा होता है। कुछ लोग दूसरों को देखने आए कि वो क्या देखने आए हैं, कुछ लोग जस्ट एंजॉय कि हाँ यार दशहरा देखने जाना है इसलिए जा रहे हैं वो लोग। तो यहां पर सबके पर्पसेस अलग अलग हो रखे हैं। तो लेकिन जैसे ही रावण जल जाता है, रावण फूक जाता है, सब लोग क्या करते हैं, अपने अपने घरों की तरफ चल पड़ते हैं। ठीक है, सबके सब उस जगह को खाली करने लग जाते हैं। तो ये क्या है, सबके सब मॉब जो है उसका एम और एक्शन एक ही साइड चल रहा है। ठीक है, सब एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, वो पोलराइज्ड है। ये हमारा मॉब का एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारा व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप्स। अब लोग ग्रुप क्यों ज्वाइन करते हैं, किसी भी ग्रुप में क्यों जाते हैं? आपकी क्लास में एक बच्चा जो है नया आया, ऑलरेडी ग्रुप्स बने हुए हैं, कुछ पढ़ने वाले बच्चों का, कुछ शरारती बच्चों का, कुछ अलग अलग तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं, 2-4 बच्चों का, 7-8 बच्चों का, 10 बच्चों का। अब वो नया बच्चा जब वो आता है तो ऑब्जर्व करता है सभी ग्रुप्स को, वो आते ही किसी एक ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो जाता। टीचर जरूर उसको किसी ना किसी के साथ, अच्छे बच्चे के साथ बिठा देती है, चलो ये बच्चा उसके साथ ज्वाइन करेगा। लेकिन वो क्या करता है, अकेला होगा तो क्या होगा, अकेला होगा तो इनसिक्योर फील करेगा। कभी हम कहीं मूवमेंट कर रहे होते हैं, कहीं हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, हम किसी क्लब में बिल्कुल अकेले हैं, या हम किसी भी जगह हम अकेले जाते हैं, तो हम क्या फील करते हैं? सबसे पहले तो हम इनसिक्योर फील करते हैं। तो हम किसी ग्रुप को क्यों ज्वाइन कर लेते हैं? बिकॉज वी फील सिक्योर देयर। हम मान लो कि अगर हम किसी भी जगह पर ऐसी हाँ एलोन है, वहां हमें इनसिक्योरिटी फील होगी, वी फील इनसिक्योर we feel insecure when we are alone, but when we are in groups we feel secure, as being part of a group provides a sense of belongingness and comfort। यहां पर हमारी बिलोंगिंगनेस क्रिएट होती है, हमारा एक जुड़ाव हो जाता है उस ग्रुप के साथ, और हमें कंफर्ट फील होता है, हमें सिक्योरिटी फील होती है। तो सबसे पहले तो सिक्योरिटी के लिए ही लोग ग्रुप ज्वाइन करते हैं। स्टेटस के लिए, when we belong to a group that is considered as important by others, then we do feel a sense of entitlement and it boosts our status as well। हम कभी कभी स्टेटस के लिए भी ज्वाइन करते हैं किसी ग्रुप को। नॉर्मली क्या होता है कि हम जो हमारे, मान लो कि हमारे जैसे मान लिया, मैंने पिछली बार एक एग्जांपल दिया था, एक क्लास जो है वो 12th की एक क्लास बहुत शरारती है, तो वो नोटोरियस फेमस है, मींस वो बहुत ज़्यादा इनफेमस क्लास है। तो ऐसे ही एक और क्लास है जिसके सारे बच्चे बहुत होशियार है, वहां पर सारे क्रीमी वाले बच्चों को इकट्ठा कर दिया। नॉर्मली शफलिंग जब होता है तो ऐसा कर दिया जाता है, वहां पर सब बच्चे बहुत पढ़ने वाले, बहुत आउटस्टैंडिंग, और सबके सब जो है वो कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत आगे हैं, गेम्स में बहुत आगे हैं। मान लिया वो सेक्शन जो है वो 12th C मान लिया एक सेक्शन है जो बड़ा फेमस है, मतलब वो गुड फेमस जो है। अब कोई बच्चा जो है जब वहां पर जब वो किसी स्टाफ रूम में गया, कोई टीचर्स को पूछता है हाँ जी कौन सी क्लास से, बेटा आप कौन सी क्लास से हो, तो बच्चा बोलता है आई एम फ्रॉम 12th C। तो उसके अंदर ये एक प्राउड फीलिंग है, और टीचर भी आगे से कहता है अच्छा 12th C से हो आप, मतलब एक स्टेटस सिंबल है, क्योंकि उस ग्रुप का एक जो इंपैक्ट है वो ऐसा है कि उसका रेपुटेशन बहुत अच्छा है, तो आपका भी स्टेटस हाई हो जाता है, आप अपने आप को बूस्ट ओवर स्टेटस, हमारे स्टेटस को बूस्ट होता है। तो इसलिए भी हम ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं कई बार। ठीक है, तो इसके बड़े वाले एग्जांपल्स की बड़ी बड़ी कंट्रीज जो है, अलग अलग कंट्रीज जो है अलग अलग ग्रुप्स को ज्वाइन करती हैं, क्योंकि वो अपने स्टेटस को अपग्रेड करना आती हैं, वो अंडर डेवलप से डेवलपिंग, डेवलपिंग से डेवलप में आना चाहती हैं। सेल्फ एस्टीम, बीइंग पार्ट ऑफ प्रेस्टिजियस ग्रुप बूस्ट ओवर सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। वैसे स्टेटस जैसे ही है कि हमारी जो सेल्फ एस्टीम है या हमारा सेल्फ कंफर्ट है, जो हमें अपने आप को अच्छा लगता है, या हम अपने जो अंदर से हमारी एक एस्टीम यानी कि हमारी अपनी कॉन्शियस जो है, हमें लगता है कि वो हमारी जो वो हमारी बूस्टअप हो जाती है जब हम किसी अच्छे ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। हम अपनी इनर फीलिंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए भी अपनी लाइकिंग के हिसाब से ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे कि स्कूल में होता है, हम जब पढ़ने वाले बच्चों का ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग, या हम अपनी, अगर मान लो हमें डांस का बहुत शौक है तो हम डांसिंग वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। स्कूल में हमें हाउसेज मिलते हैं कि आप कौन सा हाउस ज्वाइन, कुछ डिबेट हाउस में जाते हैं, कुछ बच्चे कैरम बोर्ड प्लेइंग हाउस में जाते हैं, कुछ क्रिकेट हाउस में जाते हैं, अलग अलग हाउसेज होते हैं अकॉर्डिंग टू लाइकिंग। ये भी हमारे ग्रुप हैं, वो क्या हमारी सेल्फ एस्टीम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। प्रोवाइड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, हमें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कुछ ग्रुप से। बीइंग पार्ट ऑफ ए ग्रुप कैन बी एनरिचिंग एज वी लर्न ए लॉट फ्रॉम अदर्स, एनहेंस अवर नॉलेज एंड ब्रॉडन अवर हॉराइजंस ऑफ नॉलेज। हमारी जो ज्ञान है वो बढ़ जाता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? जैसे मान लो आपने एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन किया है जो पोइट्री सेक्शन वाला ग्रुप है कोई,
आपने पोइट्री का ग्रुप ज्वाइन कर लिया, सब पोइट्री करने वाले हैं, उसमें कुछ राइटर्स, अच्छे राइटर्स, कोई पोइट्री लिखता है, कोई शायरी लिखता है, कोई कहानियां लिखता है, आपने लिटरेरी ग्रुप ज्वाइन कर लिया, फेसबुक पे ज्वाइन कर लिया या किसी भी सोशल मीडिया पे ज्वाइन कर लिया। अब वहां क्या होगा, आपको नॉलेज मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी, और साथ ही साथ क्या होगा, आपकी जो सेटिस्फेक्शन ऑफ वन साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स, आपकी साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स जो है उसमें सेटिस्फाई हो पाएंगी। कैसे? आप कुछ लिख रहे हो, रोज आप अच्छी पोइट्री लिखते हो, लेकिन आपके और घर वाले इंटरेस्टेड नहीं आपकी पोइट्री सुनने में, कहते हैं क्या यार रोज रोज मैंने नहीं सुननी, घर वाले नहीं सुन रहे। लेकिन आपने वही पोइट्री अपने उस ग्रुप के साथ, जो सोशल मीडिया पे आपका पोइट्री वाला ग्रुप बना हुआ है, आपका जो लिटरेरी ग्रुप बना हुआ है, आपने उसमें शेयर कर दिया, 10 लाइक आ जाएंगे, कुछ लव साइंस आ जाएंगे, कुछ जो है वो आपके वो आ जाएंगे, आपको नीचे अरे बहुत अच्छा लिखा आपने, वाओ वेरी एक्सीलेंट, आपकी एक एक लाइन के बारे में एनालाइज आ जाएगा। ये क्या है, वो एप्रिसिएशन है एक दूसरे के लिए। तो यहां पर क्या है, आपकी साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं कि आप अपने अंदर के एक लेखक को बाहर लाना चाहते थे, राइटर को, वो सेटिस्फाई हो पा रहा है। जो मैंने आपको ओल्ड एज होम वाला दिया वो भी यही है, वो आपकी साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स को पूरा कर रहा है। क्योंकि मैं बहुत बार कहता हूं कि ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स, हम सामाजिक प्राणी हैं, तो हमें अपने साथ रहने के लिए हमें और लोगों की भी ज़रूरत है जो हमारे साथ उठें बैठें, हमारे साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। तो ओल्ड एज होम में इसलिए नहीं जाते लोग कि उनको डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी तो है, लेकिन उनको अपनी एक मेंटल नीड, अपनी साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स भी पूरी करनी है, इसलिए वो उसमें हो जाते हैं। बीइंग पार्ट ऑफ ए ग्रुप सेटिस्फाई ओवर साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स, हमारी साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स पूरी होती है। कैसे? लाइक गिविंग एंड रिसीविंग अटेंशन। एक तो हमें अटेंशन मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट कि हम दूसरों को अटेंशन देते हैं, दूसरे हमें अटेंशन देते हैं। हमारी पोइट्री को रिकॉग्नाइज किया, या ओल्ड एज होम में सबकी एक जैसी लाइकिंग है, बैठ कर कैरम खेल रहे हैं, अपनी अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे से, सोशल एक्सेप्टेंस। और सोशली एक्सेप्टेड हो गए हम, इंडिविजुअली कहीं रह रहे थे, हमें कोई नहीं जानता था, लेकिन ग्रुप में हमारी आइडेंटिफिकेशन बन गई। गोल अचीवमेंट, ग्रुप्स क्रिएट साइनर्जी एंड हेल्प्स इन अकम्प्लिशिंग दीज गोल्स विच कैन नॉट बी अचीव्ड इंडिविजुअली। कभी कभी इंडिविजुअली कुछ ऐसे भी गोल्स होते हैं, कुछ ऐसे एम्स होते हैं जो हम अचीव नहीं कर सकते, उसके लिए हम ग्रुप फॉर्मेशन कर लेते हैं। ग्रुप फॉर्मेशन में क्रिएट साइनर्जी, साइनर्जी का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी क्रिएट हो जाती है, तो भी हम उन गोल्स को अचीव कर पाते हैं। जैसे कि मान लो आपने स्कूल के अंदर कोई ऐसा आपका हुआ है कि स्कूल में आपको एक मॉडल बनाना है, या आपको एक टीचर ने असाइनमेंट दिया, आपका साइंस फेयर लगने वाला है, तो उसके लिए आपको एक साइंटिफिक मॉडल बनाना है बहुत अच्छा। तो आप अगर अकेले करते हो तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप एक जो है वो टेक्निकल में बहुत अच्छा है, एक जो है उसको वो कंप्यूटर्स में बहुत अच्छा है, एक जो है वो पार्ट्स वार्ट्स को जोड़ने में उनके थिंकिंग बहुत अच्छा है, आप तीनों चारों मिलकर के उसके ऊपर काम करते हो, तो आप उस गोल को अचीव कर लेते हो। तो आपने एक गोल अचीवमेंट के लिए भी उस ग्रुप की फॉर्मेशन करी है, ठीक है। नेक्स्ट इज, बाकी आप मैं आपको जो भी कुछ दे रहा हूं, ये आप उन एग्जांपल्स पे भी लगा के देख सकते हो जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। जो मैं आपको 2 फ्रेंड्स वाला एग्जांपल दे रहा हूं, जो मैं आपको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स वाला जो दे रहा हूं, आपको एग्जांपल दे रहा हूं, उन सब पे भी आप अप्लाई करोगे, सेम एप्लीकेशंस रहेंगे। ग्रुप फॉर्मेशन होता कैसे है? फैक्टर्स डिटरमिनिंग ग्रुप फॉर्मेशन आर इलुसिडेटेड बिलो। पहला प्रॉक्सिमिटी मींस कॉमन इंटरेस्ट, सबका इंटरेस्ट एक जैसा होना चाहिए। आप और आपका वो फ्रेंड क्यों इकट्ठे हो? क्योंकि आप दोनों एक जैसा पसंद करते हो कि शाम का टाइम पास करना है, थोड़ा कुछ चाट पकौड़ी खा करके आनी है, तो एक कॉमन इंटरेस्ट है। एटीट्यूड आपका सेम है, एंड बैकग्राउंड आर इंपॉर्टेंट, और बैकग्राउंड भी आपकी सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने ओल्ड एज होम का एग्जांपल दिया, उसमें सबके सब ओल्ड एज वाले हैं, सबकी लाइफ एक जैसी है, दे आर इंडिविजुअल, वो सबके सब अपने फैमिली से अलग रह रहे हैं, उनके बच्चे उनसे अलग हैं या दूसरी सिटीज के अंदर हैं, तो वो ओल्ड एज होम में आ जाते हैं। उनकी बैकग्राउंड सेम है। आर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स फॉर लाइकिंग ऑफ योर ग्रुप मेंबर्स, कि आप अपने ग्रुप मेंबर्स को लाइक करने लग जाते हो क्योंकि आपकी ये सब चीजें सेम है। Similarity, being exposed to someone for a while makes us assess our similarities and paves the way for the formation of the group। कभी कभी हम जब exposed होते हैं दूसरों के साथ, जब हम दूसरों के साथ मिलते हैं, हमारी वो similarities जो क्या करती हैं, हमारा एक रास्ता बना देती हैं जिससे हम ग्रुप फॉर्मेशन कर पाते हैं। मेरे को डांस तो अच्छा आता है, लेकिन मैं परफॉर्मेंस कहीं नहीं कर पा रहा, मुझे कोई वो नहीं मिल पा रहा, मुझे कहीं एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा, तो उसके लिए मेरे को क्या, मैंने उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, मॉब फ्लैश वाले ग्रुप को, मेरे को भी पार्ट मिल गया उसमें, मैं भी जाके वहां डांस कर रहा हूँ, मेरे को एक सेटिस्फेक्शन हुआ, यार मैंने अच्छा डांस किया ग्रुप के साथ। जब लोगों ने वहां तालियां बजाई हैं और जो लोग रील्स बना रहे थे वहां पर हमारी, जो सोशल मीडिया पर लोगों ने पोस्ट किया, वो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मेरी सिमिलैरिटीज उनके साथ, ग्रुप के साथ हैं। कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हमारा मोटिव्स और गोल्स सेम होते हैं। व्हेन पीपल आर ड्रिवन बाय कॉमन गोल्स, दे गेट टुगेदर एंड फॉर्म ए ग्रुप टू फैसिलिटेट द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ग्रुप गोल्स। हम इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर के फैसिलिटेट एंड अकम्प्लिश द ग्रुप गोल्स। जो भी ग्रुप के गोल्स हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं और उनको हम अकम्प्लिश करते हैं। अकम्प्लिश मीन्स उनको पूरा कर पाते हैं।
क्योंकि वही कॉमन मोटिव और गोल में हम कह सकते हैं वही फ्लैश मॉब, सबका डांसिंग था, उन्होंने अचीवमेंट करना था, वो इकट्ठे हो गए। आपने मॉडल बनाना था, मॉडल बहुत अच्छा बनाना था, आप चाहते थे कि वो साइंस फेयर में विन करे, तो आपने जो भी अलग अलग काम के लिए जो जो ब्रेनी चाहिए था, कोई मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था, कोई कंप्यूटर से बहुत अच्छा था, किसी को टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी थी, किसी को पार्ट्स बहुत अच्छे आते थे, किसी को सॉफ्टवेयर का पता था कि किस सॉफ्टवेयर से क्या किया जा सकता है, तो आप सबने मिलकर के उस मॉडल को बना लिया। किसी को पता है कुछ, कोई ऐसा भी होगा जिसको सिर्फ यही पता होगा सामान कहां से मिल जाएगा, वो सामान लेने में हेल्प कर देगा आपकी। तो ये सब क्या आपने एक कॉमन मोटिव या गोल के लिए अपना ग्रुप बनाया। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। ग्रुप फॉर्मेशन के अलग अलग स्टेजेस हैं, वन बाय वन आप एक के बाद दूसरी स्टेज की तरफ जाते हो। पहला व्हेन ग्रुप मेंबर्स, सबसे पहले फॉर्मिंग स्टेज, व्हेन द ग्रुप मेंबर्स फर्स्ट मीट, अ ग्रेट डील ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द ग्रुप गोल and the way it will be achieved and is characterized by apprehension as well as enthusiasm। जब पहली बार ग्रुप मेंबर्स मिलते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है, यानी वो सर्टेन नहीं होते, श्योर नहीं होते कि ग्रुप फॉर्मेशन होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। ऐसे आपने सोशल मीडिया पे ग्रुप बनाया, अब आप डांसिंग के लिए कुछ करना चाहते हो या आप पोइट्री के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आप श्योर नहीं हो। आप जब सबसे मिलते हो ग्रुप के बारे में, गोल के बारे में, और कैसे हम उन गोल्स को अचीव करेंगे, इसके बारे में आप 100% श्योर नहीं रहते। एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय एप्रीहेंशन। यहां हम एक दूसरे को एप्रीहेंड करते हैं, हम एक दूसरे के लिए सपोर्ट भी करते हैं, एक दूसरे को एप्रीहेंड मतलब दूसरों एक दूसरे की तारीफ करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, साथ में ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, और साथ साथ एंथुसियाज्म भी होता है, हमारे अंदर एक उत्सुकता सी बनी रहती है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये ग्रुप की फॉर्मिंग स्टेज है। फिर है स्टॉर्मिंग स्टेज। स्टॉर्मिंग इज द सेकंड स्टेज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन इन विच intergroup conflict happens regarding the accomplishment of goals, group structure, distribution and utilization of resources। ग्रुप के अंदर हमारे ग्रुप के गोल्स हम कैसे अचीव करेंगे, ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कौन लीडर होगा, कौन उसके नीचे होंगे, कौन क्या काम करेगा, ये ग्रुप स्ट्रक्चर है। डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हम डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हमारे ग्रुप के अंदर हैं या जो हमें बाहर से लानी है, उनका किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा और उनको कैसे उनको जो है वो कैसे हम उनको यूटिलाइज कर पाएंगे और कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, ये सब कुछ जो हम करते हैं। यानी कि ये हमारी सेकंड स्टेज है जहां पर कि हम इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ग्रुप के अंदर भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कोई कुछ राय देगा, कोई कुछ राय देगा, हो सकता है दो लोगों की राय मैच करती है, हो सकता है कुछ लोगों की राय 80% मैच करती है और कुछ लोगों की बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर है। ये क्या हमारा कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन इसके बाद ये क्या हो रहा है, स्टॉर्मिंग हो रहा है। फॉर्मिंग के बाद अब स्टॉर्मिंग हो रहा है। फिर इसका रिजल्ट क्या होगा, जब ये सब कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म होंगे इन चीजों के बारे में सारे, फिर क्या हो जाएगा, हमारे नॉर्म्स बन जाएंगे, नॉर्मिंग हो जाएगा। नॉर्मिंग मींस कुछ हमारे नॉर्म्स जो है वो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स हो जाएंगे। नॉर्म्स रिलेटेड टू द ग्रुप बिहेवियर आर एस्टैब्लिश्ड, हमारे कुछ ग्रुप्स के नॉर्म्स जो है वो हमारे एस्टैब्लिश हो जाएंगे। एंड दैट रिजल्ट्स इन हार्मनी इंस्टेड ऑफ क्योस। अब यहां पर जो है उथल पुथल नहीं रहेगी उनके अंदर, उथल पुथल की जगह क्या आ जाएगा, हार्मनी आ जाएगी, सामंजस्य आ जाएगा, एक तालमेल बैठ जाएगा सब में। इसके बाद जब ग्रुप के नॉर्म्स फिक्स हो जाएंगे इस स्टेज के बाद, स्टॉर्मिंग के बाद, और उसके बाद क्या होगा, पॉजिटिव ग्रुप आइडेंटिटी इज डेवलप्ड। यहां पर ग्रुप की आइडेंटिटी पॉजिटिव डेवलप होना शुरू हो जाएगी, वो एक ही डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देंगे अपने अपने रोल्स को लेते हुए। परफॉर्मिंग, अब परफॉर्मेंस शुरू होगी। ग्रुप स्ट्रक्चर टेक्स अप ए प्रॉपर शेप। यहां पर ग्रुप का स्ट्रक्चर है वो एक प्रॉपर शेप में आ चुका है। एंड द मेन फोकस ऑफ द ग्रुप इन दिस स्टेज इज मूविंग अहेड टू एग्जीक्यूट द गोल ऑफ द ग्रुप। यहां पर वो गोल ऑफ द ग्रुप को एग्जीक्यूट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो है वो एक डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देंगे और फोकस करना शुरू कर देंगे। ग्रुप बन गया मॉब फ्लैश डांसिंग वाला, अब वो सारे के सारे जो उन्होंने फिक्स कर लिया, नॉर्म्स बना लिए कि रोज हम 7 से 9 तक हम जो वो या अपने इंटरनेट के ऊपर बैठ करके हम जो भी जिस भी सोशल मीडिया साइट पे एक दूसरे को हम वीडियो के जरिए हम बताएंगे, जो लीडर है वो स्टेप्स बताएगा और सारे उन स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे और रोज सेम म्यूजिक पे हम 7 से 9 में प्रैक्टिस करेंगे। तो जो लोग आएंगे रेगुलर उनको आगे की जगह मिलेगी, जो थोड़ा लेट आएंगे या कम ज्वाइन करेंगे वो पीछे वाले में ज्वाइन होंगे, जैसे भी वो नॉर्म्स जो है उनके अकॉर्डिंग वो परफॉर्मेंस शुरू कर देंगे। और फिर इसका एडजर्निंग, जब आपने परफॉर्म कर दिया, लास्ट में आप गए वहां पर, आपने मॉल के अंदर जाकर के मॉब फ्लैशिंग किया और सब कुछ किया, आप उसके बाद जो आपने उसको मॉब फ्लैशिंग जब आपका डांस बहुत अच्छा परफॉर्म हो गया, लोगों ने रील्स बना दी, सोशल मीडिया पे डाल दिया, व्यूज आ गए, आप भी बड़े खुश हो गए, तालियां बज रही हैं, आप एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, जबकि आप पहले कभी मिले ही नहीं थे, इनडायरेक्ट था, आप पहली बार मिले वहां पर, आप एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हो, खूब खुश हो रहे हो। और परफॉर्मेंस के बाद क्या होगा, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, हो गया ठीक है, सब थोड़ी देर मिले जुले, ही हुआ, थोड़ी देर बातचीत हुई, उसके बाद एडजर्निंग हो गया। इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द ग्रुप फॉर्मेशन प्रोसेस इन विच आफ्टर द मेन गोल ऑफ द ग्रुप हैज बीन अचीव्ड द ग्रुप इज डिसबैंडेड। ग्रुप को डिसबैंड कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है।
हमेशा नहीं होता। कुछ ग्रुप जो है लंबे चलते हैं, बहुत लंबे चलते हैं, सालों तक चलते हैं। जैसे पार्क का फ्रेंडशिप ग्रुप होता है, पार्क में लोग मिलते हैं, वहां पर लोग एक सुबह मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, हा 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 करते हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है सब कुछ देखना ना, तो मैं बड़ा मतलब मिस भी करता हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में थोड़ा सा जरा पार्क वार्क में जाना मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, तो अक्सर मैं मिस करता हूँ। लेकिन जब मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। वो लोग कई बार वो लोग ताश खेल रहे होते हैं, कई बार वो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं कि तेरे को ऐसे करना चाहिए, तेरे को वैसे करना चाहिए। ये भी एक ग्रुप है, लेकिन ये ग्रुप एडजर्न नहीं होगा। इस ग्रुप में हो सकता है कोई मेंबर नया आ जाए, नए नए लोग जुड़ते रहते हैं उनमें, और फिर पुराने उनमें से जो कभी किसी की डेथ हो गई या कोई किसी और सिटी में चला गया तो वो उसमें आते जाते रहेंगे, लेकिन ये ग्रुप लाइफ लॉन्ग चलता चला जाएगा। लेकिन कुछ ग्रुप एडजर्न हो जाते हैं, जैसे आपका 12th क्लास का ग्रुप, जब आपके 12th क्लास के पेपर्स हो जाएंगे तो क्या होगा, एडजर्न हो जाएगा। फिर आप आपस में थोड़ा कम मिलोगे, या फिर आप सोशल मीडिया पे मिलोगे, या कहीं बाहर आप प्रोग्राम बनाओगे तो मिल जाओगे, या अड़ोस पड़ोस में रहते हो तो आप एक दूसरे से मिल सकते हो। लेकिन आपका 12th का ग्रुप क्या हो गया, एडजर्न हो गया। आपका गोल क्या था, 12th का रिजल्ट अचीव करना। गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स क्या है, पहला है रोल्स are socially defined expectations that individuals in a given structure situation are expected to fulfill। मैं पहले बता चुका हूं कि हमारे कुछ रोल्स होते हैं ग्रुप के अंदर। जैसे आप मॉडल के लिए आपने ग्रुप बनाया, कि मॉडल के लिए आपने ग्रुप बनाया, तो एक तो पहले आपका लीडर होगा जो डिसाइड करेगा हमें कौन सा ग्रुप बनाना है। हमने ड्रोन बनाना है, फाइनल डिसाइड हो गया, ड्रोन का डिसाइड हो गया कि बनाना है। अब ड्रोन के लिए हर एक का रोल होगा, सामान कौन लाएगा, टेक्नोलॉजी का सॉफ्टवेयर का कौन अरेंजमेंट करेगा, उसके अंदर जो चिप्स लगनी है उनका अरेंजमेंट कौन करेगा, इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट कौन हैंडल करेगा, फिर वो रिमोट कौन बनाएगा, रिमोट की उसके साथ, ये सबके सब रोल्स सबके फिक्स हो जाएंगे। डांस के टाइम भी सबके रोल्स फिक्स हो जाएंगे। आपके जो भी रोल्स हैं, ये रोल्स जरूरी नहीं है कि वेल डिफाइंड हो, तो ये बट लेकिन सोशली डिफाइंड होंगे। सोशली डिफाइंड मींस अंडरस्टूड भी होंगे, और ये नहीं है कि लिखित में होंगे सारे के सारे। हाँ, बहुत बड़े बड़े जो ग्रुप्स होते हैं उनके कुछ रोल्स जो वो आपके रिटर्न में भी हो सकते हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हैं या पॉलिटिकल पार्टीज के लेवल पे हैं। यहां पर कुछ डिफाइंड एक्सपेक्टेशंस होंगी इंडिविजुअल्स की, किस सिचुएशन में किसको क्या करना है, वो एक्सपेक्टेड टू फुलफिल। एंड आल्सो and it also refers to the typical behavior that depicts a person in the given social context। कि कोई पर्सन किसी सोशल कॉन्टेक्स्ट में किस तरह का बिहेव करेगा, ये उसका एक्सपेक्टेड रोल होता है कि उसका रोल क्या रहेगा। जैसे कि मान लो आपने एक कीर्तन मंडली बना लिया आपने मंदिर के अंदर, वहां कीर्तन मंडली में क्या होता है, नॉर्मली ज्यादातर तो सारे के सारे मेरे ऐसे होते हैं, पीछे बैठ के तालियां बजा रहे होते हैं, यार राधे 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 राधे, जो भी उन्होंने गाना है वो कर रहे होते हैं। लेकिन उसमें कुछ रोल फिक्स होते हैं, कोई अनाउंस करता है, कोई सिंगर होता है गाने गाता है, कोई ढोलक बजाता है, कोई मंजीरा बजाता है, तो सबके अपने अपने रोल फिक्स हैं, वो अपने रोल को परफॉर्म कर रहे हैं। ये भी हमारा रोल है। ऐसे ही हमारे स्कूल में हमारे हर चीज के रोल्स जो उनके, ये नहीं है कि वो रोल्स आपको लिखित में दिए गए हैं, रिटर्न नहीं है, आपके सोशली डिफाइंड रोल्स हैं कि कौन क्या करेगा। नॉर्म्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं, ये भी जरूरी नहीं है कि रिटर्न में होंगे या कुछ और, ये भी सोशली डिफाइंड होते हैं। आर एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स, ये भी एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर है, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, बिहेवियर की स्पेलिंग ठीक कर लेंगे। एंड द बिलीफ्स एस्टैब्लिश्ड एग्रीड अपॉन, कौन से हमारे बिलीफ्स हैं जो हमें फॉर्म करने हैं, एग्रीड अपॉन, जिन पे हमें एग्री होना है, एंड एनफोर्स्ड अपॉन बाय द ग्रुप मेंबर्स, और ग्रुप मेंबर्स उनके ऊपर जोर डालेंगे कि ये हमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। एंड एट टाइम्स दे आर डिफाइंड एज अनस्पोकन रूल्स ऑफ द ग्रुप। ये अनस्पोकन रूल्स है, मैंने कहा ना कि जरूरी नहीं है आप इनको कह करके बता करके करोगे, अनस्पोकन रूल्स हैं। जैसे कि आपने डिसाइड किया है कि आपका जो ग्रुप फॉर्मेशन किया आपने ग्रुप फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आपने ग्रुप फॉर्मेशन किया है कि अब आप स्कूल के अंदर जो है वो एक स्कूल के अंदर जो है एक ड्राइव चलाएंगे कि आप स्कूल के अंदर बच्चों को ये बताएंगे कि कैसे जो है सफाई रखनी चाहिए, क्लीनलीनेस के ऊपर जोर देना है। आपने अपने ऐसे 4-5 लोगों को इकट्ठा कर लिया, टीचर से आपने परमिशन ले ली, अब आप रिसेस पीरियड में या किसी एक फ्री पीरियड में आपको अलाउड हो गया कि आप जाकर के सभी जगह पे सफाई करोगे। आप क्या करोगे, बैनर्स लगाओगे, आप थोड़ा बहुत सफाई भी करोगे अपने हाथ से, दूसरों को भी आप समझाओगे कि सफाई करने का क्या फायदा है, आप देखोगे डस्टबिन क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और भी कुछ काम ऐसे कर सकते हो आप। तो ये क्या, हर एक का अपना अपना रोल फिक्स होगा, कौन चार्ट्स बैनर्स बना रहा है, कौन क्लासेस में जाकर के बच्चों को बता रहा है, कौन जो है वो जगह जगह पर देख रहा है कि कूड़ा वूड़ा नहीं फेंका गया है कुछ, और ये सब नॉर्म्स जो है वो एक्सपेक्टेड नॉर्म्स है ग्रुप मेंबर्स के कि वो किसको फॉलो करेंगे। इसमें आप अंडरस्टूड है, कोई ऐसा मेंबर अगर ऐड हो जाता है जो आपको कहता है मैं भी करूंगा, लेकिन वो खुद कूड़ा करकट फैला रहा है, तो आप क्या करोगे, आप उसको कहोगे भैया ये हमारे नॉर्म्स के अगेंस्ट है, हम तो खुद सफाई के लिए लोगों को जोर दे रहे हैं और तू ही कूड़ा करकट फैला रहा है। तो ये क्या, एक्सपेक्टेड नॉर्म्स है उसके, रूल्स एंड रेगुलेशन जो उसको फॉलो करने हैं। स्टेटस रेफर्स टू द रिलेटिव सोशल पोजीशन गिवन टू द ग्रुप मेंबर्स बाय अदर्स। यहां पर ग्रुप मेंबर्स को एक पोजीशन दी जाएगी, कोई लीडर हो जाएगा,
कोई लीडर के राइट हैंड लेफ्ट हैंड हो जाएंगे, कोई लीडर के अंडर काम करने वाले फिर उनके नीचे भी हो सकते हैं और नीचे हो सकते हैं। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी में जो हाईएस्ट लेवल है उसमें कोई एक लीडर होता है, फिर उसके साथ उसके जो उसको समझाने वाले लोग हैं, उसकी टीम है। तो अकेला तो नहीं होगा ना, वो अकेला नहीं हो सकता पॉलिटिकल पार्टी में, उसकी कुछ पॉलिसीज होंगी, उसके कुछ ग्रुप मेंबर्स होंगे और उसके नीचे भी और बड़े नेताओं के नीचे छोटे नेता होंगे, उनके नीचे फिर जो कार्यकर्ता टाइप लोग होते हैं वो होंगे। तो सबसे नीचे जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करने वाले लोग होंगे, फॉलोअर्स होंगे। तो ये क्या एक तरह से स्टेटस है, सोशल पोजीशन है जो ग्रुप मेंबर्स को मिली हुई है दूसरों के जरिए। दिस रिलेटिव पोजीशन कैन बी आइदर एस्क्राइब्ड गिवन बिकॉज ऑफ द सीनियरिटी, हो सकता है सीनियरिटी की वजह से दिया हमने कि वो सीनियर था इसलिए उसको वो पोजीशन दे दी, फिर उसके जूनियर को उससे नीचे, उसके जूनियर को उससे नीचे एंड सो ऑन। और या फिर अचीव्ड गिवन बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क, कि हार्ड वर्क से उसने अचीव किया है। जैसे मॉडल वाले केस में मान लो एक ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, उसने बड़ा अच्छा आइडिया बना दिया, सारे डिटेल्स दे दिया, तो हमने उसको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उसको सबसे ऊपर कर दिया। और बाद में जब हम वहाँ जा रहे थे मॉडल दिखाने के लिए, तो मेन जो लीडर का नाम है उसका रख दिया क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा काम किया था, और बाकियों ने अपना नाम सपोर्टेड बाय करके रख दिया कि पूरी टीम तो ये है लेकिन हमारा लीडर ये है, मेन इसने काम किया। तो ये क्या स्टेटस जो अचीव किया उसने अपने काम से। कोहेसिवनेस होता है जुड़ाव, जुड़ा रहना, आपस में एक दूसरे के साथ मर्जिंग रहना। तो दैट इज रेफर्स टू द टुगेदरनेस, बाइंडिंग एंड म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग द ग्रुप मेंबर्स। एंड एज द ग्रुप बिकम्स मोर यूनाइटेड, जितना ज्यादा ग्रुप यूनाइटेड होगा, दे ऑलवेज ऑन कॉमन ग्राउंड रादर देन एज इंडिविजुअल्स। यहां पर वो एक कॉमन ग्राउंड के ऊपर एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। उस ग्रुप की जो उनकी एक पॉलिसी है, जो उन्होंने सोच रखा है कि ऐसा, वो उसकी वजह से आपस में जुड़े रहेंगे, उनमें एक टुगेदरनेस रहेगी। अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को वो यहां पर खत्म कर देंगे, पूरी तरह से नहीं बट लेकिन उसको डिसॉल्व कर देंगे इन द ग्रुप आइडेंटिटी, वो ग्रुप आइडेंटिटी से पहचाने जाएंगे। नेक्स्ट इज groupthink. Groupthink is a phenomena where the desire for harmony or conformity within a group results in irrational or poor decision making. कभी कभी क्या होता है ग्रुप थिंक में, ये फिनोमेना है जिसमें कि वेयर द डिजायर फॉर हार्मनी, हम चाहते हैं कि हमारी हार्मनी बनी रहे, सबका एक तालमेल बना रहे पूरी तरह से। और कन्फर्मिटी का मतलब है कि हाँ मेरे को हाँ ही रहे, मेरे किसी के अगेंस्ट ना हो जाए, यार मेरे को कोई ऐसा ना समझ ले कि मैं ग्रुप के अगेंस्ट हूं। तो इस चक्कर में क्या होता है कि कभी कभी विद इन ए ग्रुप रिजल्ट्स इन इरैशनल और पुअर डिसीजन मेकिंग। यहां पर एक गलत डिसीजन मेकिंग हो जाता है, या पुअर, बहुत ही बैड डिसीजन मेकिंग हो जाता है कि आप सिर्फ इसलिए वो डिसीजन ले लेते हो, दूसरों को डिसीजन में हाँ कर देते हो, या दूसरों के साथ आप फ्लो में चले जाते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपको कंफर्मिटी रखनी है और हार्मनी ऑफ द ग्रुप रखनी है। इट ऑकर्स व्हेन मेंबर्स ऑफ द ग्रुप प्रायोरिटाइज एग्रीमेंट्स ओवर क्रिटिकल थिंकिंग एंड अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट लीडिंग टू ए फ्लॉड डिसीजन। ऐसा कब होता है? जब ग्रुप मेंबर्स जो है प्रायोरिटी करते हैं, किसको प्रेफर कर जाते हैं? प्रेफर करते हैं एग्रीमेंट ओवर क्रिटिकल थिंकिंग। वो क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बात करते हैं, यानी जो उनकी आपसी सोच चल रही थी, एक खास सोच के ऊपर वो काम करना शुरू कर देते हैं। एंड अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट लीडिंग टू फ्लॉड डिसीजन, यहां पे उनका डिसीजन गलत हो जाता है। यहां पर क्या है, उन्होंने एग्रीमेंट ओवर क्रिटिकल थिंकिंग एंड अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट, उन्होंने अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट को छोड़ दिया और वो एक ही सोच के साथ चल पड़े, जिसकी वजह से उनका डिसीजन गलत हो जाता है। इसका बहुत बड़ा अच्छा एक वो आएगा यहाँ पर, हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ नीचे आएगा, ये वाला एग्जाम्पल। की फीचर्स ऑफ द ग्रुप थिंक, प्रेशर टू कन्फर्म है, members suppress dissenting opinion to maintain group identity, group unity. Members suppress dissenting opinion to maintain group unity. Group unity को बनाए रखने के लिए कुछ members जो हैं वो pressure to conform, यानी वो प्रेशर में कंफर्मिटी कर देते हैं। यानी उनको लगता है कि यार मैं अगर सब एक ही बात कह रहे हैं, मैं इनसे अलग कोई बात कहूंगा तो ये मुझे समझ लेंगे गलत है। मैं ग्रुप की यूनिटी बनाए रखने के लिए मेंबर जो है वो उस पर प्रेशर में आ जाता है और वो कंफर्मिटी कर देता है। नेक्स्ट है इल्यूजन ऑफ इनवल्नरेबिलिटी, द ग्रुप फील्स ओवरली कॉन्फिडेंट एंड इग्नोर्स रिस्क। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ग्रुप जो है वो अपने आप को जो बहुत ज्यादा इल्यूजन में रहते हैं कि वो उनको तो कभी उनके साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, ये कोई गलत डिसीजन ले ही नहीं सकते। इस बात को लेकर के वो ग्रुप एक चीज डिसाइड कर लेता है और इसकी वजह से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और जिसकी वजह से वो इग्नोर कर देता है रिस्क को, यानी कि जो गलत चीजें हैं हो जाएंगी ये वो मानना ही छोड़ देता है, जिसकी वजह से गलत डिसीजन हो जाते हैं। यही ग्रुप थिंक है। बिलीव्स इन द ग्रुप्स मोरालिटी, कभी कभी ऐसा होता है कि जो ग्रुप एज्यूम्स इट इज मोरली राइट, उनको लगता है कि हम मोरली राइट हैं। हिटलर का नाजीवादी वाला एग्जाम्पल है वो इसी का है कि वो अपने आप को समझते हैं कि हम मोरली ठीक है, लीडिंग टू बायस जजमेंट, जिससे वो गलत जजमेंट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो गलत जजमेंट का साथ देते चले जाते हैं। नेक्स्ट है स्टीरियोटाइपिक आउटसाइडर्स, ये भी वही एग्जांपल है। दोज हु अपोज द ग्रुप्स डिसीजन आर सीन एज रॉन्ग और वीक। जो भी कोई ऐसा होता है कि जो ग्रुप के डिसीजन के अगेंस्ट जाता है, उसको अपोज करता है,
उसको क्या करते हैं, उसको रॉन्ग समझ लेते हैं या वीक समझ लेते हैं, स्टीरियोटाइपिक आउटसाइडर है। कि स्टीरियोटाइप है, स्टीरियोटाइप हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एक धारणा बना लेना, उसी पे फिक्स हो जाना, पहले से ही मान लेना कि ऐसा होगा, तो स्टीरियोटाइपिक हो जाता है, जिससे कि वो जो अपोज करता है उसको ग्रुप से बाहर का समझ लिया जाता है, उसको मान लिया जाता है कि वो ग्रुप से बाहर है। सेल्फ सेंसरशिप, मेंबर्स अवॉइड एक्सप्रेसिंग डाउट्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। इसमें ऐसा भी होता है कि सेल्फ सेंसरशिप, खुद की अपनी सेंसरशिप बना लेता है कि मेंबर्स अवॉइड एक्सप्रेसिंग डाउट्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। मेंबर्स नहीं चाहते कि आपस में संघर्ष हो जाए, दूसरों के साथ हमारी बात जो है वो हमें वो उसके लिए कोई बात हमें कहनी पड़ जाए या किसी के अगेंस्ट बोलना पड़ जाए, तो मेंबर्स जो है ऐसा नहीं चाहते, वो अवॉइड करना चाहते हैं। इसीलिए वो अपने डाउट्स को, जो उनको डाउट है उस डिसीजन के बारे में जो लिया जा रहा है, वो उसको छोड़ देते हैं। इल्यूजन ऑफ अनएनिमिटी, साइलेंस इज मिस्टेकन फॉर एग्रीमेंट। कभी कभी ऐसा भी होता है, अनएनिमिटी होती है, यानी कि कुछ लोग हैं वो चुप बैठ रहते हैं, वो हाँ ना कुछ बोलते ही नहीं है, तो दूसरा बंदा सोच लेता है कि जो हमने डिसीजन लिया है वो इस पे हाँ कर रहा है, तो ये क्या है, साइलेंस इज मिस्टेकन फॉर एग्रीमेंट। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रुप थिंक, अब ग्रुप थिंक से होता क्या है, पहला तो है पुअर डिसीजन मेकिंग ड्यू टू लेक ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस, क्योंकि आपने क्रिटिकली एनालाइज ही नहीं किया, आपने क्रिटिकल थिंकिंग किया ही नहीं, इरेशनल थिंकिंग रहा आपका, तो इस वजह से क्या हुआ कि आपने गलत डिसीजन ले लिया। गलत डिसीजन क्या है, ये नीचे एग्जांपल में बहुत अच्छा आएगा। ओवर कॉन्फिडेंस लीडिंग टू रिस्की और इरेशनल चॉइसेस, ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो आपको ले जाता है ऐसे चॉइसेस की तरफ जो इरेशनल और रिस्किंग है, जो सही नहीं है, तार्किक नहीं है और रिस्की बहुत ज्यादा है, यानी ग्रुप गलत डिसीजन लेके कुछ गलत कर जाता है। सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सप्रेस हो जाता है, बिल्कुल दबा दिया जाता है, किसको, क्रिएटिविटी को। क्रिएटिविटी तो आएगी नहीं, क्योंकि आप जो ग्रुप ने मान लिया वही करोगे, उसी के अकॉर्डिंग चलोगे, आप कुछ नया सोचोगे ही नहीं, नया करोगे ही नहीं। और दूसरा, इंडिपेंडेंट थिंकिंग पूरी तरह से खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको उस ग्रुप से बाहर मान लिया जाएगा, स्टीरियोटाइपिक आउटसाइडर्स हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल इसका हमें दिया हुआ है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बे ऑफ पिग invasion 1961, pigs invasion 1961 है। historical example of groupthink is Bay of Pigs invasion 1961, where US officials despite warnings proceeded with a flawed military plan due to pressure to confirm। एक ना गलत, ये बहुत अच्छा हुआ है, आप इसको नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। इसमें बे ऑफ पिग्स में इसमें क्या था कि यूएस ऑफिशियल्स को एक गलत डिसीजन दे दिया गया था, उनको वियतनामीज के खिलाफ वर्क करना था, और मतलब वो वार तो रुक चुकी थी, लेकिन वो फिर भी वो आगे बढ़ते चले गए, उस प्लान के ऊपर वर्क करते चले गए, जिसकी वजह से प्रोसीडेड विद फ्लॉ मिलिट्री प्लान, उन्होंने एक मिलिट्री प्लान जो कि गलत था उसी के ऊपर वर्क करते रहे, ड्यू टू प्रेशर, क्योंकि उनका प्रेशर था कि उनको कंफर्मिटी रखनी है, यानी उनको ग्रुप के साथ ही सोचना है, उनको ऊपर एक प्रेशर था, वो उसी के हिसाब से चलते रहे, उस गलत डिसीजन को ही साथ लेके चलते रहे। उनमें से किसी ने भी उस गलत डिसीजन के अगेंस्ट नहीं बोला, जबकि बहुतों को पता था कि ये डिसीजन गलत है, जिसकी वजह से बहुत सारे सैकड़ों हजारों लोग जो है मारे गए थे। तो ये एक बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, ये इसी का एग्जाम्पल है हमारा ग्रुप थिंक का। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रिवेंट ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक को हम कैसे रोक सकते हैं? एनकरेज ओपन डिस्कशन एंड डिसेंटिंग ओपिनियन। हम एक तो डिस्कशन जो ओपन होने चाहिए, हमेशा ये होना चाहिए, किसी भी ग्रुप में आप हो तो सभी को डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ओपन डिस्कशन होना चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर। एक टॉपिक आप सबको दो, आप सबको कहो कि अपनी अपनी राय रखें, एंड डिसेंटिंग ओपिनियंस, और ओपिनियंस जो अगर उनके ना मानने वाले ओपिनियंस हैं उनको भी सुना जाना चाहिए, उन पे भी वर्क करना चाहिए। इन्वॉल्व एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स फॉर अनबाइस्ड व्यूज। अगर आपके कुछ व्यूज मैच नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ मेंबर्स जो है 90% मेंबर कह रहे हैं कि होना चाहिए, 10% कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, या एक भी कह रहा है, तो आप किसी एक्सटर्नल एक्सपर्ट को बुला लो कि हम ये डिसीजन लेना चाहते हैं, आप बताइए कि ये सही है कि नहीं, जो ऑलरेडी उस फील्ड में नॉलेज रखता है। असाइन अ डेविल्स एडवोकेट टू चैलेंज डिसीजंस। इसमें एक डेविल्स एडवोकेट भी होता है। डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है कि टू चैलेंज डिसीजंस। इसमें क्या होता है, डेविल्स एडवोकेट में नॉर्मली जो है एक पर्सन जिसको पता है कि ये डिसीजन लिया जाना है, उसको पता है कि सब लोग इसी डिसीजन को मान रहे हैं ग्रुप में, मान लो 10 मेंबर हैं और 10 में से 8 जो उसको 8 या 7 जो उसको डिसीजन को मान चुके हैं, वो भी जानता है कि ये डिसीजन लिया जाएगा, फिर भी वो उस डिसीजन के अगेंस्ट बोलता है, जानबूझ करके अगेंस्ट बोलता है, जानबूझ करके वो उस डिसीजन को कहता है नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आप बताओ क्यों होना चाहिए। वो दूसरों को परसुएट करता है कि वो उस डिसीजन को और पक्का करें। इसे कहते हैं डेविल्स एडवोकेट, कि वो जानबूझ करके एंटी होकर के उसके ऊपर बाकी सबका जो ओपिनियन है, बाकी सबका जो उसके ऊपर डिसीजन है, उसको फिक्स कराता है, उसको पक्का करा लेता है, उसको फॉर्म कर देता है। दैट इज नोन एज डेविल्स एडवोकेट, टू चैलेंज द डिसीजन। नेक्स्ट है ताकि वो डिसीजन जो परमानेंट हो जाए और सब मिलकर के उस डिसीजन को लें ज्यादा फॉर्मिटी से, ज्यादा स्ट्रांगली। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। हमारे ग्रुप्स क्या क्या हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। प्राइमरी ग्रुप्स दे आर प्री एग्जिस्टिंग फॉर्मेशंस दैट आर यूजुअली गिवन टू द इंडिविजुअल्स।
ये प्री एग्जिस्टिंग फॉर्मेशन है, पहले से ही बनी हुई हैं और हम इसमें एंटर कर जाते हैं। जैसे कॉमन एग्जाम्पल हमारी फैमिली, हमारी कास्ट, हमारा रिलीजन, ये तो ऑलरेडी हमारे डिसाइडेड ही होते हैं बाय बर्थ, तो हम इनमें एंटर कर जाते हैं। ये क्या है? प्री प्राइमरी ग्रुप्स। सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं, दीज आर दोज ग्रुप्स विच एन इंडिविजुअल ज्वाइंस बाय चॉइस, जहां पर आप अपनी चॉइस से ज्वाइन करते हैं। मान लो हमने अब हम जो है 10th के बाद हम डिसीजन ले रहे हैं कि हम आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे या साइंस लेंगे, तो हम अकॉर्डिंगली अपना ग्रुप चूज कर रहे हैं। तो ये क्या, हम अपने ग्रुप के हिसाब से अपने इंडिविजुअल, हमें अगर वहाँ पर हाउस लेने के लिए कहा गया कि हम कौन सा हाउस लेना चाहते हैं, सिंगिंग का, डांसिंग का या साइंस का, या जो भी हम लेना चाहते हैं, तो हम अपने अकॉर्डिंग हाउस डिसाइड कर लेते हैं कि किस हाउस में हम जाना पसंद करेंगे। ये क्या है, हमने खुद चॉइस किया, तो ये कहलाती है सेकेंडरी ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का ग्रुप। वॉलेंटियर ग्रुप, वॉलेंटियर जो मदद करते हैं दूसरे लोगों की, ऐसा ग्रुप। मेंबरशिप ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल पार्टी में हम ज्वाइन करें या ना करें, सेकेंडरी ग्रुप है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स। फॉर्मल ग्रुप्स, फंक्शंस आर स्टेटेड एक्सप्लिसिटी, यहां पर जो फंक्शंस हैं वो पूरे एक्सप्लिसिटी यानी पूरे डिटेल में होते हैं, क्लियरली असाइंड होते हैं, दिए होते हैं कि ये ग्रुप्स के वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एंड मेंबर्स हैव ए डेफिनेट रोल, हर मेंबर का अपना डेफिनेट रोल होता है। आल्सो द ग्रुप स्ट्रक्चर इज प्रॉपरली डिफाइंड, और प्रॉपर उसका जो ग्रुप है, ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइंड तरीके से और ऑर्गेनाइज तरीके से एक्सप्लेन्ड होता है, यानी वो ग्रुप प्रॉपर जिसको कहते हैं ऑफिशियल टाइप का ग्रुप होता है। जैसे कि जो मैंने कहा नाटो, सीटो, जो गुट निरपेक्ष दल या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सब के सब ग्रुप्स जो हैं वो डिफाइंड ग्रुप्स हैं। ये फिक्स ग्रुप्स हैं कि कौन सा ग्रुप किस तरह से वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल ऑफिस ऑर्गेनाइजेशंस, ऑफिस में ये होता है, ऑफिस में कोई सीनियर होगा, कोई उसके नीचे होंगे, उसके नीचे टीम लीडर्स होंगे, टीम वर्कर्स होंगे, ये सब के सब उनके ग्रुप्स के असाइंड रोल्स हैं। इनफॉर्मल ग्रुप्स, जैसे हमने दोस्तों का ग्रुप बना लिया। फंक्शंस आर नॉट स्टेटेड, इसमें आर नॉट आएगा यहां पर। फंक्शंस आर नॉट स्टेटेड एक्सप्लिसिटी एंड द रोल्स ऑफ द मेंबर्स आर नॉट प्रॉपर्ली डिफाइंड, और यहां पर रोल्स ऑफ मेंबर्स भी डिफाइंड नहीं होता है, एंड द ग्रुप स्ट्रक्चर इज अनऑर्गेनाइज्ड एज वेल। और साथ ही साथ जो उनका स्ट्रक्चर होता है, नहीं बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड्स, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। इन ग्रुप रेफर्स टू वंस ओन ग्रुप, हमारा अपना ग्रुप, जहां पर मैं कहता हूं वी, हम, वो मेरा ग्रुप है। और आउट ग्रुप होता है जहां पर कि हम दूसरे ग्रुप को रेफर करते हैं, और इस ग्रुप में कहते हैं दे, वो उनका ग्रुप है, हमारा नहीं है। तो ये हमारा है इन ग्रुप और आउट ग्रुप। अपने ग्रुप के लिए जहां मैं वी हूं वहां पर इन ग्रुप, और जहां पर दे है वहां पर आउट ग्रुप। नेक्स्ट इज द मिनिमल ग्रुप पार्टीग्राम एक्सपेरिमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, मिनिमम ग्रुप पार्टीग्राम, इसको हम MGP भी बोल देते हैं। एक्सपेरिमेंट एक्सप्लोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप बायसेस। यहां पर इन ग्रुप और आउट ग्रुप के बारे में जो हमारे बायसेस होते हैं वो यहां पर बिल्कुल क्लियरली खुल करके आते हैं इस वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर, जहां पर कि इन्हें सोशल आइडेंटिटी की, सोशल आइडेंटिटी कहां रेफर करते हैं हम, हेनरी ताजफेल कंडक्टेड दिस एक्सपेरिमेंट्स टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल्स बिहेव व्हेन ग्रुप्ड इनटू आर्बिट्रेरी कैटेगरीज। जब हम इंडिविजुअल्स को अलग अलग कैटेगरीज में डाल देते हैं, दूसरे ग्रुप्स में डाल देते हैं, तो वो कैसा बिहेव करेंगे, यहां पर ये स्टडी किया गया। इसके की एस्पेक्ट्स है मिनिमम ग्रुप पार्टीग्राम के, दैट इज MGP एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट सेटअप था, पार्टिसिपेंट्स वर रैंडमली असाइंड टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन ट्रिवियल क्राइटेरिया, प्रेफरेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग एंड रैंडम कॉइन टॉसेस। हमने ग्रुप्स में बहुत सारे लोगों को लिया जो पहले से ऑलरेडी किसी ना किसी ग्रुप में थे, सबको हमने रैंडमली कॉइन उछाल करके, हाँ जी हेड आ गया तो इधर हो जा, टेल आ गया तो यहाँ हो जा, या 1 2 3 4 काउंटिंग से 1 जो इसने पहले हाथ खड़ा कर दिया, 2 ऐसे करके हमने अलग अलग ग्रुप कर दिए, या किसी भी तरह से हमने एक रैंडम पेंटिंग सेलेक्ट की, उनको कहा सेलेक्ट करो। कुछ लोगों ने कुछ पेंटिंग सेलेक्ट की, कुछ ने कुछ की, तो उनके बेस पे हमने उनको अलग अलग कर दिया। ये हमने मतलब मिक्सिंग ऑफ द ग्रुप कर दिया। दीज ग्रुप्स हैड नो प्रियर इंटरेक्शन, ये पहले इनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ था, कंपटीशन भी नहीं था उनका कोई, और मीनिंगफुल डिस्टिंक्शन भी नहीं था, और खासतौर पे हम इनको अलग अलग डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते थे कि ये क्या है। मान लो जैसे कि हम कहीं हमारी जो स्कूल के बच्चे हैं वो किसी और जगह पर गए, इसके ग्रुप, और स्कूलों के बच्चे भी आए थे, वहां पर सब अलग अलग थे, वो इन ग्रुप थे कि वो एक ग्रुप के बच्चे लगे, दूसरे ग्रुप के लगे, तीसरे ग्रुप के लगे, लेकिन उनको किसी एक्टिविटी के लिए सबको मिक्स करके अलग अलग दूसरे ग्रुप्स बना दिए गए। तो यहां पर फाइंडिंग हुआ, डिस्पाइट द मीनिंगलेस ग्रुप डिवीजन, ये जो हमने ग्रुप डिवीजन मीनिंगलेस कर दिया था, उसके बावजूद भी पार्टिसिपेंट्स कंसिस्टेंटली फेवर्ड देयर ओन ग्रुप इन ग्रुप बायस। यहां पर वो अपने ही ग्रुप को फेवर करते रहे, वो देखते रहे कि मेरा ग्रुप के ज्यादा मेंबर्स कहां हैं, वो क्या डिसीजन ले रहे हैं, हमने उसी को फेवर किया। व्हेन डिस्ट्रीब्यूटिंग रिवार्ड्स एंड रिसोर्स, जब रिवार्ड्स और रिसोर्स को बांटा जा रहा था तो उन्होंने अपने ही ग्रुप को फेवर किया, जो उनका ऑलरेडी पहले वाला ग्रुप था जिसमें वो मेंबर थे, परमानेंट मेंबर थे जिसके। They even preferred maximizing the difference between the in-group and the out-group, sometimes at their own expense.
यहां पे उन्होंने ये जो प्रेफरेंस का डिफरेंस था इसको उन्होंने मैक्सिमाइज किया, यानी अपने इन ग्रुप को फेवर किया और आउट ग्रुप को फेवर नहीं किया, भले ही इस पे उनका खुद का कोई नुकसान हो गया। दिस डेमोन्स्ट्रेटेड द मियर ऑर्गेनाइजेशन इनटू ग्रुप्स वाज सफिशिएंट टू ट्रिगर फेवरेटिज्म टुवर्ड्स वन ग्रुप। तो इससे क्या डिमॉन्स्ट्रेट होता है कि जो हम कैटेगराइज कर देते हैं ग्रुप्स को अलग अलग, ये सफिशिएंट है वो अपने इन ग्रुप को ही फेवर करने के लिए, यानी अगर उनको अलग अलग कैटेगराइज कर देंगे तो वो अपने ग्रुप को फेवर करेंगे ही करेंगे और दूसरे ग्रुप के लिए फेवरेटिज्म नहीं लाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज नोन एज MGP कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज साइकोलॉजिकल इंप्लीकेशंस। द एक्सपेरिमेंट हाईलाइट्स, ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया पीछे, दैट इज हमारा ये जो MGP एक्सपेरिमेंट है, मिनिमल ग्रुप पैराडिग्म, दैट इज इसमें हमने किया द एक्सपेरिमेंट्स हाईलाइट द रोल ऑफ सोशल आइडेंटिटी इन ह्यूमन बिहेवियर। हमारे ह्यूमन बिहेवियर के अंदर अपनी एक सोशल आइडेंटिटी होती है कि हम अपने ग्रुप के साथ ही ज्वाइन रहना चाहते हैं। जैसे कि हम कास्टिज्म देखते हैं, कास्टिज्म इज आल्सो एग्जांपल ऑफ दिस ग्रुपिज्म, कि अगर आप पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं और आप दूसरी कास्ट वालों के साथ को इंटरमिक्स भी कर दिया जाता है तो भी आप अपनी कास्ट को या अपने रिलीजन को फेवर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये आपकी सोशल आइडेंटिटी है जो आपके साथ ह्यूमन बिहेवियर के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। पीपल डिजायर सेल्फ एस्टीम फ्रॉम देयर ग्रुप मेंबरशिप लीडिंग टू प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ देयर इन ग्रुप। यहाँ पर लोगों की जो सेल्फ एस्टीम है वो हाईलाइट होती है जिसकी वजह से वो अपना इन ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं, यानी जिस ग्रुप से वो एक्चुअली बिलोंग करते हैं वो उसको प्रेफर करेंगे। अगर आपके अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं या अलग अलग रिलीजन या अलग अलग कास्ट है, A, B, C और D, आपको इंटरमिक्सिंग कर दिया गया है और एक पर्सन जो A से बिलोंग करता है और वो किसी इंटरमिक्सिंग में तो वो रफली कोई ग्रुप रहा ही नहीं, वो अलग अलग आइडेंटिटी बन गई है ग्रुप्स की, तो उसमें वो अपने A वाले ग्रुप को, यानी जहाँ पर उसको लगेगा उसके रिलीजन या उसके कास्ट को फेवर हो रहा है वो उसी को फेवर करेगा, भले ही वो किसी भी ग्रुप में डाल दिया जाए। तो इट एक्सप्लेन्स इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स, जिससे हमें क्या पता चलता है कि जो इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो आपस में उनके कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं ग्रुप के अंदर या दूसरे ग्रुप्स के साथ जो रहते हैं, प्रिजुडाइसिस भी हम पढ़ चुके हैं पहले ऑलरेडी, कि प्रिजुडाइस में हम किसी और ग्रुप के लिए पहले से एक धारणा फिक्स कर लेते हैं, एक बना लेते हैं मेंटलिटी कि ऐसा ही होगा ग्रुप, जहां अमेरिकन और चाइनीज वाला मैंने एग्जांपल दिया था आपको। एंड डिस्क्रिमिनेशन इन रियल वर्ल्ड सेटिंग, और जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव की भावना जो क्रिएट होती है रियल वर्ल्ड के अंदर, जो हम कास्टिज्म में देखते हैं, जो हमारे यहाँ आसपास जो हम एक रिलीजन और दूसरे रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन है, या फाइनेंशियल लेवल पे जो डिस्क्रिमिनेशन है, पॉलिटिकल लेवल पे लोग एक दूसरे के साथ जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, या जो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, ये सब के सब हम इस एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। द MGP thus supports सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। यहाँ पर सोशल आइडेंटिटी थ्योरी यानी कि जो हर पर्सन की अपनी एक सोशल आइडेंटिटी है वो उसको नहीं छोड़ सकता, यानी वो जिस पर्टिकुलर ग्रुप से बेसिकली बिलोंग करता है वो उस ग्रुप को आइडेंटिफाई करेगा, उसी को प्रेफर करेगा। यह है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, शोइंग दैट इवन मिनिमम कंडीशंस कैन लीड टू ग्रुप बायसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन, emphasizing the deep-rooted nature of the social categorization in human psychology। कि अगर ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर हम सोशल कैटेगराइजेशन जो बना हुआ है, यानी कि सोशली हमने लोगों को अलग अलग हायरार्ची बनाया हुआ है कि ये इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इस ग्रुप, ये अमीर है, ये गरीब है, ये पर्टिकुलर इस धर्म को मानते हैं, इस धर्म को मानते हैं, ये इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये जो हमने बनाए हुए हैं हमारे जो प्रिजुडाइसेस हैं, हम उनको नहीं छोड़ पाते हैं। हमारी सोशल आइडेंटिटी थ्योरी जो हमें ग्रुप बायसेस कर देती है, यानी हम कितना भी हम इंटरमिक्सिंग कर दें उसके बावजूद भी जो सोशल आइडेंटिटी है वो उसके बिहेवियर में, उसके एटीट्यूड में पूरी तरह से जो आइडेंटिफाई कर पाती है, यानी वो अपनी सोशल आइडेंटिटी को नहीं छोड़ सकता कोई भी पर्सन, वो उसके बिहेवियर में और उसके एटीट्यूड में क्लियरली जो है रिफ्लेक्टेड बैक होगी, उसमें दिखाई देगी उसकी, वो अपने ही ग्रुप को, अपनी सोशल आइडेंटिटी को ही फेवर करेगा या प्रेफरेंस में रखेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल के बिहेवियर के ऊपर उस ग्रुप का क्या इन्फ्लुएंस होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। ये वैसे टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं, सोशल फैसिलिटेशन एंड सोशल लॉफिंग। ये पहले भी मैं टॉपिक डिटेल में करवा चुका हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं कुछ टॉपिक्स को जहां वो रिलेवेंट होंगे वहां करा दूंगा, तो वो हो सकता है उस चैप्टर का पार्ट ना हो, लेकिन वो किसी और चैप्टर का पार्ट हो, तो रिलेवेंसी वहां थी इसलिए मैंने उनको वहां भी करा दिया था। लेकिन यहां भी एक बार डिटेल कर लेते हैं इसकी, ताकि आपका फिर से रिवाइज हो जाए। सोशल फैसिलिटेशन होता है, सोशल फैसिलिटेशन रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ द इंडिविजुअल टू परफॉर्म बेटर ऑन सिंपल और वेल लर्न टास्क इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। जब भी कभी दूसरे लोग वहां पर प्रेजेंट हैं तो कोई अपनी परफॉर्मेंस को ज्यादा बेटर करता है उन टास्क में जो उसने ऑलरेडी पहले सीखे हुए हैं या सिंपल और वेल लर्न टास्क हैं।
जो बहुत अच्छी तरह से सीख रखे हैं। साइकिलिस्ट वाला एग्जाम्पल था कि एक साइकिलिस्ट जो है वो अगर वो अकेले जब चला रहा होता है साइकिल तो शायद उसकी स्पीड कम आ पाती है, लेकिन जब दूसरे लोग होते हैं वहां पर तो वो दूसरे लोगों की प्रेजेंस में अपनी स्पीड को और ज्यादा करके दिखाता है, यानी उसकी परफॉर्मेंस बेटर आ पाती है उस टास्क में जो पहले से ही वेल लर्न था और सिंपल था। तो ये कहलाता है सोशल फैसिलिटेशन। यहाँ पे ट्रिपलेट एक्सपेरिमेंट है। साइकोलॉजिस्ट नॉर्मन ट्रिपलेट ऑब्जर्व्ड दैट साइक्लिस्ट परफॉर्म, ये वाला एग्जांपल है, बेटर व्हेन रेसिंग अगेंस्ट अदर्स देन व्हेन रेसिंग एलोन। एलोन के मुकाबले वो जब दूसरों के साथ रेसिंग कर रहा है या और पब्लिक की प्रेजेंस में कर रहा है तो उसकी जो स्पीड आएगी वो ज्यादा आ जाएगी। लेटर स्टडीज शोड दैट द प्रेजेंस ऑफ अदर्स एनहेंसेस परफॉर्मेंस ऑन इजी टास्क। इजी टास्क में तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, लेकिन अगर कोई नया टास्क है, ये तो वेल लर्न टास्क था, अगर कोई नया टास्क है या कोई डिफिकल्ट टास्क है, कॉम्प्लेक्स टास्क है, बट मे हिंडर परफॉर्मेंस ऑन कॉम्प्लेक्स और अनफेमिलियर टास्क। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स, हमने पहले ही कहा, अगर कोई इजी, सिंपल और वेल लर्न टास्क है तो उसमें तो उसकी परफॉर्मेंस दूसरों की प्रेजेंस से बढ़ेगी। लेकिन अगर यही इसका उल्टा है, कोई कॉम्प्लेक्स या अनफेमिलियर टास्क है जो उसको पहले से नहीं पता था और कॉम्प्लेक्स है, वहां पर उसको नर्वसनेस ज्यादा हो जाएगी, तो वहां पर उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज कर जाएगी और एंग्जाइटी बढ़ जाएगी उसकी, जिससे उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आ जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। सोशल लोफिंग होता है कि जब बहुत सारे लोग प्रेजेंट होते हैं तो होता है कि चल दूसरे ज्यादा कर लेंगे, मैं क्यों करूं। मैं एक यहाँ पर वैसे एक छोटी सी वो बताना चाहूंगा कि एक बार एक राजा अनाउंस करता है कि एक बहुत बड़ा घड़ा रख देता है और उसमें कह देता है कि सब लोग आकर के इसके अंदर सुबह दूध डालेंगे। तो एक औरत सोचती है कि सब लोग तो दूध डालेंगे, मैं उसमें एक लोटा पानी डालूंगी तो क्या फर्क पड़ेगा, डालना सबने है। तो ऐसा सोच करके वो जाकर के उसमें एक लोटा पानी डाल के आ जाती है चुपचाप, की सबको पता थोड़ी चलेगा। जब वो घड़ा बाद में खोला जाता है, देखा आता है उसमें सिर्फ पानी भरा हुआ है, क्योंकि सब लोगों ने वही सोचा था जो उस ओल्ड वुमेन ने सोचा था। तो ऐसा ही सोशल लोफिंग होता है कि जब बहुत सारे लोग मिलकर एक काम को कर रहे हैं तो नॉर्मली इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंस को कम कर देता है कि बाकी लोग ज्यादा कर लेंगे। सोशल लोफिंग इज अ टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स टू पुट इन लेस एफर्ट। वो लेस एफर्ट करेंगे व्हेन वर्किंग इन ग्रुप कंपेयर टू व्हेन वर्किंग अलोन। अगर वो अकेले वही काम कर रहे होते तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते, लेकिन जो ग्रुप में परफॉर्म कर रहे होते हैं, बाकी लोग भी उनके साथ परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो थोड़ा कम परफॉर्म करेंगे। उनको लगता है कि बाकी लोग भी तो एफर्ट कर रहे हैं तो सब मिलके ज्यादा एफर्ट कर लेंगे। तो ये कहलाता है सोशल लोफिंग। एग्जांपल, इन ए टग ऑफ वॉर इंडिविजुअल में नॉट पुल एज हार्ड एज व्हेन दे बिलीव अदर्स आर आल्सो एक्सर्टिंग एफर्ट। टग ऑफ वॉर के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि जब इंडिविजुअली आपको एक टीम के अगेंस्ट रस्सी खींचनी पड़ रही है तो आप पूरा दम लगा दोगे, लेकिन जब आपकी पूरी टीम मिलकर खींच रही है तो हो सकता है आप उतनी एफर्ट नहीं कर रहे, आप कम एफर्ट करोगे। क्यों? ये सोशल लॉफिंग है। पॉसिबल रीजंस हैं इसके फॉर सोशल लॉफिंग। इंडिविजुअल्स फील लेस अकाउंटेबल। यहाँ पे इंडिविजुअल जो है अपने आप को लेस अकाउंटेबल यानी कम रिस्पॉन्सिबल समझता है। उसको लगता है बाकी लोग भी तो रिस्पॉन्सिबल है, अगर बाई चांस कुछ गड़बड़ भी हुई तो मैं अकेला थोड़ी रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच मेंबर मे नॉट इजिली आइडेंटिफाइबल। और यहां पर कंट्रीब्यूशन जो है हर एक मेंबर का अलग अलग आइडेंटिफाई भी नहीं हो सकता। जैसे टग ऑफ वॉर में सब खींच रहे हैं तो देखने से तो लगेगा सभी खींच रहे हैं, ये तो पता ही नहीं चलेगा कौन ज्यादा कर रहा है एफर्ट और कौन कम कर रहा है, इसलिए नॉर्मली परफॉर्मेंस कम हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। इंडिविजुअल्स बिलीव देयर एफर्ट्स आर डिस्पेंसेबल। उनको लगता है कि उनकी एफर्ट्स जो है डिस्पेंसेबल है, उनको कोई वैल्यू नहीं करने वाला। उनको खुद को भी ऐसा लगता है कि ठीक है यार मेरी एफर्ट मैं कर तो रहा हूं, वो अपनी एफर्ट को उतनी वैल्यू नहीं दे पाते जितनी वो इंडिविजुअल परफॉर्म करते वक्त दे पाते। इसके बाद है मोटिवेशन डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। और जब दूसरे लोग प्रेजेंट होते हैं तो नॉर्मली मोटिवेशन भी कम हो जाता है, यानी आपकी प्रेरणा थोड़ी कम हो जाती है। दूसरे लोग भी आपके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आप अकेले कर रहे हो, टग ऑफ वार में एक तरफ पूरी टीम रह गई और एक तरफ एक अकेला रह गया, तो लोग उसको ज़्यादा वो मोटिवेट करेंगे, वो ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा कि आज तो मुझे जीत के दिखाना, वो ज़्यादा जोर से रस्सी को खींचना शुरू कर देगा। ये क्या है हमारा सोशल लॉफिंग। इसको आप जनरल व्यूज़ के ऊपर भी लगा के देख सकते हो, जनरल जो काम है उन पर भी करके देख सकते हो। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैंने सोशल लॉफिंग में दिया हुआ है, आप जहां सोशल लॉफिंग टॉपिक पहले आया हमारा वहां पर जाकर के उस एग्जांपल्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्रुप पोलराइजेशन। ग्रुप पोलराइजेशन रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ द ग्रुप टू मेक मोर एक्सट्रीम डिसीजन देन इंडिविजुअल्स वुड मेक अलोन। अगर कोई इंडिविजुअल को कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन करने के लिए कहा जाए किसी टॉपिक पे, तो हो सकता है कि वो उतना स्ट्रांगली डिसीजन ना ले पाए, लेकिन एक पूरा ग्रुप जो है पोलराइज हो जाता है, पूरा का पूरा ग्रुप जो उस डिसीजन को ज्यादा स्ट्रांगली ले पाता है, एक्सट्रीम डिसीजन ले पाता है। इसे कहते हैं ग्रुप पोलराइजेशन। अ डिस्कशन अमंग अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स अबाउट ए टॉपिक में लीड टू ए स्ट्रॉन्गर और मोर एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स। अगर किसी टॉपिक पे सब इंडिविजुअल्स जिनका दिमाग एक जैसा लाइक माइंडेड है, क्योंकि ग्रुप है तो सबकी लाइकिंग तो होगी, सबका इंडिविजुअल
सबके जो है कॉमन कुछ ना कुछ बिलीफ होंगे, कॉमन उनके इंटरेस्ट होंगे, कॉमन उनकी इंटेलिजेंस भी ऑलमोस्ट एक जैसी मैच करती होगी। तो ये जो डिस्कशन होगा उनके आपस में, जो उस टॉपिक के बारे में बात करें, कोई भी टॉपिक, में लीड टू ए स्ट्रॉन्गर और मोर एक्सट्रीम व्यू पॉइंट। जो उनका व्यू पॉइंट है वो ज्यादा स्ट्रांग निकल के आ पाएगा, क्योंकि सब लोग अपने अपने बेटर पॉइंट्स देंगे उसके बारे में, तो सब मिलकर के एक स्ट्रांग डिसीजन ले पाएंगे। तो दैट इज ग्रुप पोलराइजेशन। दिस हैपन्स ड्यू टू परसुएसिव आर्ग्यूमेंट। परसुएसिव मीन्स किसी को मना लेने वाले आर्ग्यूमेंट, जब कोई आपकी बात को मान जाता है, सहमति जाहिर करता है। हियरिंग स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट स्ट्रेंथन्स द ओरिजिनल ओपिनियन। जो आपका ओरिजिनल ओपिनियन है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। इसका एग्जांपल दूंगा, जैसे कि मान लो आप एक पार्टी को थोड़ा फेवर करते हो, आपको लगता है पार्टी थोड़ी ठीक है, इसकी पॉलिसीज अच्छी हैं पार्टी ए की, लेकिन पार्टी बी की पॉलिसीज आपको लगता है कि थोड़ी कम स्ट्रांग है पार्टी ए के मुकाबले। आप कुछ लोगों से मिलते हो जो उस पार्टी ए को फेवर करते हैं, वो उस पार्टी ए के बारे में आपको और फेवरेबल बातें बताएंगे कि पार्टी ए तो वो डेवलपमेंट की बात कर रही है, पार्टी ए जो पॉवर्टी को हटा रही है, पार्टी ए ने तो ये वाला अचीवमेंट किया है। तो क्या होगा, आपका पार्टी ए की तरफ जो आपका ओरिजिनल व्यू पॉइंट है, जो थोड़ा हल्का था तो सही आपका पॉजिटिव, लेकिन मोर पॉजिटिव हो जाएगा। दैट इज परसुएसिव आर्ग्यूमेंट, क्योंकि सबने आपको आर्ग्यूमेंट करके अपने उसमें लिया। सोशल कंपैरिजन, पीपल अडॉप्ट मोर एक्सट्रीम ओपिनियन टू बी एक्सेप्टेड बाय द ग्रुप। और लोग जो है अक्सर सोशल कंपैरिजन करते हैं। सोशल कंपैरिजन में आप पीपल अडॉप्ट मोर एक्सट्रीम ओपिनियंस, वो ज्यादा एक्सट्रीम ओपिनियन गेन कर पाते हैं। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया कि वो पार्टी ए को ज्यादा फेवर करने लग जाएंगे टू बी एक्सेप्टेड बाय द ग्रुप। और वो क्यों करेंगे, क्योंकि ग्रुप सारा का सारा पार्टी ए को फेवर कर रहा है, तो वो भी इंडिविजुअल भी ग्रुप पार्टी ए को ही फेवर करने लग जाएगा, तो वो उस ग्रुप के अकॉर्डिंग अपने आप को पोलराइज कर देगा। ऐसा मेनली पॉलिटिकल पार्टीज के मामले में होता है कि पोलराइज बहुत ज्यादा होते हैं वो। द नीड फॉर कंसिस्टेंसी इन ए ग्रुप नॉर्म, और किसी ग्रुप के नॉर्म्स में उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए भी आप ग्रुप पोलराइजेशन करते हो, यानी ग्रुप की थिंकिंग को एक ही साइड ले आते हो, आप उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हो। जिस साइड ग्रुप आप डिसीजन ले रहे हैं आप उसमें और स्ट्रांगली उसके अंदर बाकी इंडिविजुअल्स भी डिसीजन में ऐड हो जाते हैं, वो भी अपने डिसीजन को उसके साथ पॉजिटिव कर देते हैं, ताकि कंसिस्टेंसी इन ग्रुप नॉर्म्स, जो ग्रुप के रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं उसके नॉर्म्स हैं, उनके अगेंस्ट ना हो जाएं। कंक्लूजन, द इन्फ्लुएंस ऑफ ए ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर कैन आइदर एनहेंस और हिंडर परफॉर्मेंस। अगर जो इन्फ्लुएंस है ग्रुप का वो इंडिविजुअल के बिहेवियर को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। हो सकता है कोई नेगेटिव पॉइंट आ जाए तो उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस हिंडर हो जाएगी, कम हो जाएगी। लीड टू द रिड्यूस्ड इंडिविजुअल एफर्ट, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल की एफर्ट है वो कम हो जाएगी। और रिजल्ट्स इन एक्सट्रीम डिसीजन मेकिंग, जिससे वो अपना एक एक्सट्रीम डिसीजन मेकिंग कर पाएगा, यानी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपना डिसीजन ले लेगा, मोर पॉजिटिव या मोर नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। अगर वो पहले से ही पॉजिटिव है तो एक्सट्रीम पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव है पहले से ही तो मोर नेगेटिव हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग दीज इन्फ्लुएंसेस हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द मीनिंग मैनेजिंग द बिहेवियर इन ग्रुप सेटिंग। तो किसी ग्रुप सेटिंग में कोई इंडिविजुअल कैसे अपना बिहेवियर जो है वो मैनेज करेगा और आगे वो क्या बिहेव करने वाला है, इसको प्रिडिक्ट करना आसान होता है एज अकॉर्डिंग टू ग्रुप। जैसे नॉर्मली हम क्लास में भी कहते हैं कि अगर मान लो हमारा एक दोस्तों का ग्रुप बना हुआ है, सब मूवी देखने जाना चाहते हैं, लेकिन एक बंदे का हमें पता है कि ये मूवी देखने नहीं जाता, तो बाकी ग्रुप लीडर क्या कहते हैं अक्सर, वो कहते हैं अरे यार उसको तो मैं मना लूंगा। उसको मैं मना लूंगा मीन्स उसको आप फेवर में ले आओगे, उसको आप ग्रुप के वो जो ग्रुप का एक्सट्रीम डिसीजन है आप पोलराइजेशन करोगे कि नहीं यार पिक्चर देखने तो जाना ही पड़ेगा। तो ये क्या होगा कि वो अभी तो ग्रुप के आपके ग्रुप के साथ रहने के लिए, ग्रुप को फेवर करने के लिए, ये नहीं कि वो मूवी देखने के अगेंस्ट है, बट लेकिन वो जाने को राजी नहीं था, वो मान जाएगा क्योंकि ग्रुप पोलराइजेशन है, ग्रुप का अपना इफेक्ट है उसके बिहेवियर के ऊपर, उसको उस बात के लिए वो मना लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज conformity, compliance and obedience। most important question बनता है ये। We know that social influence refers to those processes in which our attitude and behaviors are impacted by the real and imagined preference of presence of other people। We know that social influence क्या होता है, सामाजिक प्रभाव। कोई भी प्रभाव, कोई भी इम्पैक्ट, कोई भी इन्फ्लुएंस हमारे पर जो आता है रेफर्स टू दोज प्रोसेसेस, ये वो प्रोसेसेस हैं इन विच ओवर एटीट्यूड एंड बिहेवियर, जहां हमारा एटीट्यूड और हमारा बिहेवियर जो चेंज हो जाते हैं, आर इम्पैक्टेड बाय द रियल एंड इमेजिन्ड प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल। यहां पर दूसरे लोगों की प्रेजेंस की वजह से हमारा जो है अपना सोशल इन्फ्लुएंस जो है वो, ये सोशल इन्फ्लुएंस कहलाता है कि हमारा जो अपना एटीट्यूड और बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है दूसरों की वजह से। जैसे मैंने कहा ना कि हम मान लो पार्टी ए को सिर्फ फेवर करते थे खाली, लेकिन हम स्ट्रांगली पार्टी ए का जो है वो फेवरेटिज्म क्रिएट कर लेंगे क्योंकि दूसरों ने हमारे पर इंपैक्ट किया है, दूसरों ने हमारे बिहेवियर को अपनी साइड पर ले लिया है।
तो अब यहां पर क्या रियल पीपल भी हो सकते हैं और इमेजिन भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ इमेजिन करते हैं कि वो ऐसा मानेंगे, वो ऐसा कर देंगे, तो इस वजह से भी हम ग्रुप के अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेते हैं कि कहीं दूसरा हमें गलत ना समझ ले। हम ये बात पीछे कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस एग्जांपल्स में। Here we will profoundly understand the three crucial group influence processes, तीन तरह के group influence processes हैं, which are conformity, compliance and obedience। तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे क्योंकि इन तीनों में से नॉर्मली कोई 1 मार्कर में भी आ जाता है, सिंगल भी आ सकता है और कंपैरिजन भी आ सकते हैं और पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है इसका। कंफर्मिटी, it implies behaving according to the group norms, which means expectation of the other group members, and those who don't conform are termed as deviant or non-conformist। determinants of conformity are, अब conformity क्या है? conformity means behaving according to the group norms। ग्रुप के अपने नॉर्म्स हैं जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना, ये ऑलरेडी हमसे माना जाता है, एक्सपेक्टेड है कि हम ग्रुप के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ द अदर ग्रुप मेंबर्स के हिसाब से काम करेंगे। और अगर हम कंफर्म नहीं करते हैं, यानी हम उनके हिसाब से अपना एटीट्यूड और बिहेवियर नहीं रखते हैं, तो हमें डेविएंट समझा जाएगा। डेविएंट मींस हमें उससे अलग समझा जाएगा, उनके अपोजिट भी समझा जा सकता है कि यार ये तो ग्रुप के साथ ही नहीं चल रहा, ये तो सबसे अलग बात करता है, तो ये वाली बात आ जाएगी। और नॉन कन्फर्मिस्ट, या हमें नॉन कन्फर्मिस्ट माना जाएगा। सेम थिंग है कि ऐसा माना जाएगा कि ये हमारी बातों में सहमति नहीं रखता, ग्रुप के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये अपने आप को बैलेंस नहीं कर रहा, ग्रुप के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं चलना चाहता। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंफर्मिटी, इसमें कंफर्मिटी क्या क्या है? साइज ऑफ द ग्रुप, साइज ऑफ द ग्रुप पे डिपेंड करता है, क्योंकि साइज ऑफ द ग्रुप का मतलब यह है कि साइज ऑफ ग्रुप कितना बड़ा है। मान लो कि ग्रुप जो है वो 10 लोगों का ग्रुप है और 8 लोग एक बात को मान रहे हैं, एक न्यूट्रल है वो नहीं है और एक नहीं मान रहा, तो अंडरस्टूड है क्या है, जो न्यूट्रल वाला है वो ही मानने लग जाएगा और जो नेगेटिव वाला है उसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारे ग्रुप के मेंबर्स उसके अकॉर्डिंग है। हाँ, आप दो दोस्त हो, दोनों चाट पकौड़ी खाने जा रहे हो, एक ने कहा कि आज गोलगप्पे खाएंगे, दूसरा कह रहा है नहीं यार आज तो हम टिक्की खाएंगे, तो यहां पर डिसीजन जो दो ही हैं खाली, तो यहां पर ग्रुप का साइज छोटा है तो डिसीजन किसी भी तरफ जा सकता है। लेकिन अगर 10 लोगों का ग्रुप है और 8 ने डिसाइड कर लिया मूवी देखने जाना है, तो पूरा ग्रुप मूवी देखने जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 99% चांसेस है। नेचर ऑफ द टास्क, टास्क के ऊपर भी डिपेंड करता है, किस काम के लिए आप बात करो, किस काम के लिए आप इकट्ठे हुए हो, कौन से काम के लिए अपने डिसीजन लेना है, आपका मोटिव क्या है, गोल क्या है। तो गोल की अट्रैक्टिवनेस भी होती है कि जिसकी वजह से जो है वो लोग कंफर्मिटी करते हैं, यानी कि सहमति जाहिर करते हैं कि हाँ मैं इसमें होऊंगा। जैसे मूवी देखना, सबको घूमने फिरने का सबको शौक है, मूवी देखने का काम है तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, अगर यही होता कि आज सबने मिलकर के प्रोजेक्ट पूरा करना है, कल होमवर्क करना है या फिर टेस्ट की तैयारी करनी है, अब 5 तो हैं कि वो टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, 3 करना चाहते हैं और 4 जो है वो न्यूट्रल हैं और 3 ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं यार टेस्ट की तैयारी क्या करनी, छोड़ना, फेल भी हो गए तो क्या होगा। अब यहां पर बड़ा अजीब हो जाएगा क्योंकि यहां पर बहुत ही कम लोग हैं। नेचर ऑफ टास्क क्या है कि टास्क बोरिंग है कि टेस्ट की तैयारी करनी है, पिक्चर देखने जा रहा है इंटरेस्टिंग है तो जल्दी हो जाएगा। पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, पर्सनैलिटी ऑफ द मेंबर्स पे डिपेंड करता है कि मेंबर की पर्सनैलिटी कैसी है, कि वो इजीली मान जाता है या इजीली नहीं मानता है, यानी कि वो ज़्यादा फर्म रहता है अपने डिसीजन पे कि इजीली मान जाएगा। वो आपका दोस्त जो पिक्चर देखने जाने वाला है उसकी पर्सनैलिटी कैसे है, उसके पेरेंट्स मानेंगे नहीं मानेंगे, वो अपने पेरेंट्स की बात कितनी मानता है, वो झूठ बोल के जाएगा कि नहीं जाएगा, या उसके पेरेंट्स हम उनको मनाएंगे तो मान जाएंगे, ये पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। पब्लिक और प्राइवेट एक्सप्रेशन ऑफ बिहेवियर, पब्लिक और प्राइवेट एक्सप्रेशन ऑफ बिहेवियर मींस जब आपका बिहेवियर दूसरों के सामने कैसा चल रहा है, आप दूसरों के सामने कैसा करना आते हैं। अब आप पिक्चर देखने आज जाना चाहते हो लेकिन दूसरे लोग भी हैं, पेरेंट्स को भी तो बताना है ना, तो आपका प्राइवेट और पब्लिक एक्सप्रेशन भी बिहेवियर का डिपेंड करता है कि आप उस टास्क के लिए हाँ करेंगे या नहीं करेंगे। साइज ऑफ द माइनॉरिटी, जैसे साइज ऑफ द ग्रुप मैटर करता है, माइनॉरिटी का साइज मैटर करता है। अभी अभी जो मैंने एग्जांपल लिया, मूवी देखने के लिए 8 लोग जाना चाहते हैं, एक न्यूट्रल है एक नहीं जाना चाहता, तो जाने का डिसीजन बनेगा। लेकिन अगर टेस्ट की तैयारी करनी है, 3 लोग चाहते हैं टेस्ट की तैयारी की जाए, 4 न्यूट्रल हैं और 3 ऐसे हैं नहीं की जाए टेस्ट की तैयारी, तो ज्यादा चांसेस, माइनॉरिटी क्या है यहाँ पर माइनॉरिटी जो है वो उस तरफ जा रही है जो टेस्ट की तैयारी करना आते हैं। 3 लोग तो टेस्ट की तैयारी करना आते हैं, तो हो सकता है टेस्ट की तैयारी बच्चे दिल लगा करके ना करें। साइज ऑफ द माइनॉरिटी पे भी डिपेंड करता है कि साइज ऑफ द माइनॉरिटी कम है कि ज्यादा है, तो डिसीजन उसके अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट। ये एक इफेक्ट है, इज द perceptual illusion where a stationary light in a dark room appears to move। यहां पर मुजफ्फर शरीफ ने 1935 में किया था कि उसने डार्क रूम के अंदर एक लाइट एक दीवार के ऊपर मार दी। अब वो ऐसा इमेजिन करवा रहा है लोगों को, वैसे वो स्टेशनरी है लाइट, लेकिन वो लोगों को इमेजिन कराता है कि ये मूव कर रही है, हिल रही है। तो मुजफ्फर शरीफ यूज्ड दिस इफेक्ट टू स्टडी द कंफर्मिटी। यहां पे हम स्टेशनरी लाइट को स्टडी कर रहे हैं, लेजर या समथिंग कुछ भी हो सकता है। व्हेन इंडिविजुअल फर्स्ट एस्टिमेटेड द मूवमेंट अलोन, पहले तो उसको कहा गया कि वो अकेला बैठ करके उसकी मूवमेंट को देखे और बताए कि लाइट हिल रही है कि नहीं हिल रही है, मूव कर रही है या नहीं कर रही है।
तो देयर रिस्पॉन्सेज वेराइड, उनके रिस्पॉन्स अलग अलग आए, कुछ ने कहा मूव कर रही है, कुछ ने कहा नहीं मूव कर रही है। फिर उनको बट इन ग्रुप्स, ग्रुप के अंदर दे कन्फर्म्ड टू ए कॉमन एस्टिमेट। अब उन्होंने एक कॉमन एस्टिमेट, जब ग्रुप में आ गया, ग्रुप में 7 लोगों ने कहा मूव कर रही है, तो बाकी 3 भी कहने लग गए हाँ 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 मूव कर रही है, जबकि मूव नहीं कर रही थी। 7 ने कहा कि मूव नहीं कर रही, तो बाकी 3 ने भी कहा हाँ ये मूव नहीं कर रही है। तो ये क्या कॉमन एस्टिमेट पे आ गया। एंड लेटर इवन इंडिविजुअली, फिर जब वो 10 को फिर अलग अलग कर दिया और उनको फिर से डार्क रूम में लाया और पूछा गया कि ये मूव कर रही है नहीं कर रही। अगर वो उस ग्रुप के साथ था जिन्होंने शुरू में कहा था कि मूव कर रही है, इंडिविजुअली उसने कहा कि नहीं मूव कर रही, लेकिन जब वो ग्रुप के साथ था तो जब सबने कहा ग्रुप मूव कर रही है तो उसको भी कहना पड़ा मूव कर रही है। अब जब उसको फिर से इंडिविजुअली लाया गया तीसरी बार, पहली बार उसने कहा था नहीं मूव कर रही, ग्रुप में उसने कहा मूव कर रही है, और फिर तीसरी बार जब उसको अलोन दोबारा से लाया गया एक बार उस डार्क रूम के अंदर, तो उसने कहा मूव कर रही है, क्योंकि ग्रुप ने उसको कहा था कि मूव कर रही है। दैट इज नोन एज ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट। और दे स्टक टू द ग्रुप्स जजमेंट, जो ग्रुप ने जजमेंट किया था कि लाइट मूव कर रही है वो उसको मान गया। दिस एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस। यहां पर जो सोशल इन्फ्लुएंस है, ग्रुप का एक इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर, उनका एक प्रभाव है जो कि इंफॉर्मेशनल है, क्योंकि सबने उसको इन्फॉर्म किया कि लाइट मूव कर रही है, इसलिए उसने अपने ब्रेन को, अपने बिहेवियर को प्रिपेयर कर लिया कि लाइट मूव कर रही है। वेयर पीपल कंफर्म इन अनसर्टेन सिचुएशन बाय रिलाइंग ऑन अदर्स फॉर गाइडेंस। यहां पर लोग जो हैं कंफर्म कर लेते हैं अनसर्टेन सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जहां पर कि वो खुद नहीं डिसीजन ले पा रहे या खुद अपने आप को गाइड नहीं कर पा रहे, तो जो दूसरे लोग उनको गाइडेंस करते हैं वो उसको मान लेते हैं। ऐसे हम किसी, अगर मान लो हम किसी अनजान जगह पे जाना चाहते हैं, हम किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पर कि हमें पता नहीं है वहां के लोग कैसे हैं, कुछ और है, हम 4-5 लोगों से पूछते हैं, भले ही वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो 4-5 लोग हमें बता देते हैं अरे यार वहां तो बड़े क्राइम होते हैं, वहां तो ये होता है, वहां तो वो होता है, तो हम डर जाते हैं, हमारा वो डिसीजन जो बायस हो जाता है, हम डर जाते हैं कि हम वहां जाएं या ना जाएं। और हो सकता है हम डिसीजन ले लें कि ना जाएं, क्योंकि हमें 5-7 लोगों ने पहले ही कह दिया कि वहां का माहौल अच्छा नहीं है, वहां लोग अच्छे नहीं है। तो ये क्या, हम दूसरों के कहने पर रिलाय करके अपने ओपिनियन चेंज करते हैं। द एश एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब्स अ फेमस स्टडी कंडक्टेड बाय सोलोमन एश। सोलोमन एश ने 1951 में किया टू इन्वेस्टिगेट कन्फर्मिटी, ये भी कन्फर्मिटी के ऊपर है। एश एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्ड ए ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु वर शोन ए सेट ऑफ लाइंस एंड आस्क्ड टू मैच द करेक्ट लाइन इन लेंथ। उन्होंने बहुत सारी लाइन दिखा करके, उनको आपकी बुक का एक्सपेरिमेंट है, लाइनें दिखाई और उनमें से एक लाइन को दिखाया गया, कुछ लाइनें बड़ी छोटी लाइनें थी और एक लाइन अलग से ड्रॉ की गई, और कुछ लोगों को कहा गया कि अब आप इसको मैच करो, एक किसके साथ मैच कर रही है। तो इंडिविजुअली उसने करके देखा, तो हाउएवर द अननोन टू द रियल पार्टिसिपेंट्स द रेस्ट ऑफ द ग्रुप वर एक्टर्स। सिर्फ जो जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था उसको नहीं पता, बाकी सब एक्टर है उसके अंदर, एक ही जिसके ऊपर स्टडी की जा रही है। द रेस्ट ऑफ द ग्रुप वर एक्टर्स इंस्ट्रक्टेड टू गिव इनकरेक्ट आंसर। सबको ये कहा गया था कि आप गलत आंसर देना। हम ये देखना आते हैं कि जो उस ग्रुप में आया है, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कि उसको सही आंसर पता होने के बावजूद भी सही देगा या नहीं देगा। उसको दिख रहा है कि वो लाइन उसके बराबर नहीं है, फिर भी वो कह देगा हाँ बराबर है, क्योंकि सारे ग्रुप ने ऐसा कहा है, सारे ग्रुप को कहा गया था जो एक्टिंग कर रहे हैं कि हाँ ये बराबर है। द स्टडी फाउंड दैट इंडिविजुअल्स ऑफन कन्फर्म्ड टू द मेजोरिटी ओपिनियन। यहां पर जो स्टडी कहती है वो ये कहती है कि जो वो मेजोरिटी ओपिनियन है वो उसको ही फेवर करेगा, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। यानी वो कह देगा हाँ, अगर सारे ग्रुप ने कहा कि ए बी सी डी ई और एक्स लाइन को हमें मैच करना है, तो सबने कहा एक्स जो सी के साथ मैच करती है, तो वो भी कहेगा कि हाँ एक्स सी के साथ मैच करती है, क्योंकि वो मेजोरिटी डिसीजन के साथ जाएगा। तो यहां पर जो है द स्टडी फाउंड दैट इंडिविजुअल्स ऑफन कंफर्म्ड द मेजोरिटी ओपिनियन इवन व्हेन इट वाज इनकरेक्ट। भले ही उनको दिख रहा है कि लग रहा है कि यार ये तो गलत आंसर, फिर भी वो मेजोरिटी के हिसाब से आंसर दे देगा। डिमॉन्स्ट्रेटिंग द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल प्रेशर ऑन डिसीजन मेकिंग। तो इससे क्या पता चलता है कि डिसीजन मेकिंग में सोशल प्रेशर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दिस एक्सपेरिमेंट हाईलाइट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्फर्मिटी एंड हाउ पीपल टेंड टू गो अलोंग विद द ग्रुप टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट और फील एक्सेप्टेड। तो यहां पर जो है एक्सपेरिमेंट ये जो हाईलाइट क्या करता है कि जो कन्फर्मिटी है वो क्यों हो रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो गो अलोंग विद द ग्रुप, वो ग्रुप के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेंगे, ग्रुप के अगेंस्ट डिसीजन नहीं लेंगे, ताकि उनको कॉन्फ्लिक्ट ना हो, यानी उनको दूसरे लोग उनसे कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट करें, उनको दूसरे लोग जो वो इस तरह से ना समझा रही है तो हमारे अगेंस्ट सोच रहा है कुछ और, कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो और वो एक्सेप्टेड फील करें, यानी उनको ग्रुप में एक्सेप्टेंस मिल जाए, इसलिए वो ग्रुप के अकॉर्डिंग ही गलत डिसीजन को भी जज कर देंगे, हाँ ये सही है। दिस इज नोन एज एश एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट इज कंप्लायंस, a form of social influence in which one or more person not holding authority accepts the direct request for one or more others। इसमें एक सोशल इन्फ्लुएंस, ये भी सोशल इन्फ्लुएंस की सेकंड टाइप है, हम सोशल इन्फ्लुएंस की टाइप्स कर रहे हैं।
जिसमें वन और मोर पर्सन नॉट होल्डिंग अथॉरिटी, यहाँ पर वो अथॉरिटी में नहीं है ग्रुप की, यानी ग्रुप की किसी पोजीशन पे नहीं है, जस्ट ऐसे अदर मेंबर, जैसे वो मेंबर हैं ग्रुप के वैसे दूसरा मेंबर जो है, दूसरा कोई मेंबर या और मेंबर्स उनको कोई डायरेक्ट रिक्वेस्ट करता है और वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए कहता है, वन और मोर अदर्स। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंप्लायंस टेक्निक्स आर, इसमें कैसे करते हैं कि उससे वो बात मनवानी है हमें, तो हम कैसे मनवाएंगे? द फुट इन डोर टेक्निक, द पर्सन बिगिंस बाय मेकिंग ए स्मॉल रिक्वेस्ट, हम उसको शुरू में एक छोटी रिक्वेस्ट करते हैं, सो दैट द अदर पर्सन इज नॉट लाइकली टू रिफ्यूज, यहां हम मानते हैं कि वो मना नहीं करेगा, ठीक है। कैसे? जैसे हमने मान लो क्लास के अंदर जाकर के किसी बच्चे को कहा या तेरे पास 2 पेन है तो एक दे दे जरा, तो उसने वो दे दिया पेन हमें, ठीक है। फिर हमने उससे बुक मांग ली, यार बुक थोड़ी बीच में रख ले मैं भी पढ़ लूंगा। फिर आपने उससे कहा यार ऐसा कर तेरा होमवर्क भी दिखा दे मुझे, आपने छोटी छोटी रिक्वेस्ट से उसको बड़ी रिक्वेस्ट की तरफ मना लिया कि पहले वो होमवर्क नहीं दिखाता था किसी को अपना, उसने अपना होमवर्क भी आपको कॉपी करने के लिए दे दिया, तो यहां पर वो रिफ्यूज नहीं कर पाया क्योंकि वो पहले आपकी रिक्वेस्ट को मान चुका है। वंस द अदर पर्सन कैरीज आउट द रिक्वेस्ट, जैसी वो रिक्वेस्ट करता है द बिगर रिक्वेस्ट इज मेड, बड़ी रिक्वेस्ट कर दी जाती है, एंड दैट इज हाउ द पर्सन कंप्लाइज, जहां पर वो मजबूर हो जाता है कि वो उसकी बड़ी बात को भी मान लेता है, उसको होमवर्क कॉपी करने को भी दे देता है क्योंकि उसने उसको पहले पेन दे दिया था, फिर उसको बुक शेयर कर ली थी उसके साथ, तो अब उसका एक इंप्रेशन बन गया कि वो उसकी हेल्प करेगा, तो इसलिए उसको बड़ा काम भी उसका करना पड़ता है क्योंकि उसने उसकी छोटी रिक्वेस्ट को मान लिया था, तो उसकी बड़ी रिक्वेस्ट भी मान लेता है वो। द डोर इन द फेस टेक्निक, इस टेक्निक में, इन दिस टेक्निक व्हेन द पर्सन बिगिंस विद ए लार्ज रिक्वेस्ट एंड व्हेन दिस इज रिफ्यूज्ड अ लेटर रिक्वेस्ट फॉर समथिंग स्मॉलर, द वन दैट वाज डिजायर्ड इज मेड। तो इस टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, पहले एक बड़ी रिक्वेस्ट की जाती है उससे, तो वो उसको रिफ्यूज कर देता है, पहले से ही पता होता है हमें कि ये मना कर देगा उसको, पहले हम उसको जानबूझ के एक बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं जिसके वो रिफ्यूज कर देता है, फिर उसका स्मॉलर रिक्वेस्ट करते हैं जो कि दैट वाज डिजायर्ड, जो हमें ऐसे में चाहिए थी वो हो जैसे वो पूरी हो जाती है। कैसे? जैसे मान लो हम किसी बच्चे को हम पेपर में कॉपी करना चाहते हैं, हम आगे वाले को कहते हैं कि यार तू ऐसा कर, मेरे को ना अपनी शीट दे दे, हम एक्सचेंज कर लेते हैं, मैं तेरी शीट में से काम कर लेता हूँ। अब वो डर गया, नहीं यार शीट तो नहीं मैं एक्सचेंज करूंगा, आपने बड़ी डिमांड करी है उससे, पता था वो मना कर देगा, कॉपी एक्सचेंज नहीं करेगा आपसे, फिर आपने उसको कहा अच्छा ऐसा कर, मेरे को सिर्फ खाली ना MCQs मार्क करा दे, मेरे को वो दिखा दे पीछे से। अब उसको लगा यार ये पूरा पेपर ही मुझसे मांग रहा था, मैंने इसको मना कर दिया और अब ये छोटी रिक्वेस्ट कर रहा है कि चल मेरे को MCQs मार्क करा दे, चल मैं वो करा देता हूँ इसको, मैं दिखा देता हूँ इसको, ये मार्क कर लेगा, अच्छा मैं साइड से दिखा दूंगा वो तू देख ले, क्योंकि आपने बड़ी रिक्वेस्ट की पूरी कॉपी मुझे दे दे अपनी और तू मेरी ले ले, एक्सचेंज कर ले कॉपी। वो बड़े डिसीजन पे नहीं माना, छोटे डिसीजन के लिए वो मान जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने बड़े वाले को रिफ्यूज कर दिया था, तो वो छोटी रिक्वेस्ट आपकी मान लेगा। दैट इज नोन एज अ डोर इन द फेस टेक्निक। ऑबिडियंस, ऑबिडियंस मींस आज्ञाकारिता, जब कोई बड़ा आपको कोई अथॉरिटी से कोई बात कहता है तो छोटे उसको मानते ही मानते हैं, क्योंकि बड़ों के पास बहुत तरीके होते हैं अपनी उस बात को मनवाने के। अथॉरिटी वाइज, it is a response to a person in authority and people who hold high authority positions have effective means for enforcing their orders। यहां पर क्या है कि ये एक इट इज ए रिस्पॉन्स ऑफ टू ए पर्सन इन अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी पर्सन ने आपको कोई ऑर्डर दिया, आपने उसको मानना है, एंड द पीपल हु होल्ड हाई अथॉरिटी, जो हाई अथॉरिटी पे लोग हैं पोजीशंस में, हैव इफेक्टिव मींस फॉर एनफोर्सिंग ऑर्डर्स। उन्होंने कोई ऑर्डर दिया, आपने नहीं माना, उनको बहुत तरीके आते हैं, वो आपसे लीगली आपको कर सकते हैं, आपको ऑर्डर भेज सकते हैं, आपको रिटर्न ऑर्डर भेज सकते हैं, आपसे वो बात मनवा लेंगे। रीजंस व्हाई पीपल ओबे, अब वो ओबे क्यों करते हैं? पहला है अथॉरिटी जनरली पॉसेस सिंबल्स ऑफ स्टेटस। सबसे पहले तो सिंबल ऑफ स्टेटस है, अथॉरिटी आपसे ऊपर है, उसके पास ये अथॉरिटी यानी उसके पास ये लीगल राइट्स हैं या उसके पास ऑफिशियल राइट्स हैं, या वो आपसे जिस पोजीशन पे आपसे ज़्यादा ऊपर स्टैंड करता है वो आपसे उस बात को मनवाने के लिए उसका सिंबल ऑफ स्टेटस है, जिसकी वजह से आपको उसकी बात माननी पड़ती है ड्यू टू ओबीडियंस। पीपल ओबे एज दे फील दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। एक इसमें इसलिए भी ओबे करते हैं लोग क्योंकि उनको ये पता होता है कि मैंने तो ये बात जो मानी है ये तो मुझे अथॉरिटी ने कहा था ना, मेरे ऊपर वाले ने कहा था, तो मैंने किया, अब इसका रिजल्ट कुछ भी हो मुझे क्या लेना देना, सही हो या गलत हो, ये डिसीजन तो उसका था। मैं आगे मेरे से कोई पूछेगा कल को तो मैं कह दूंगा ये तो मेरे को अथॉरिटी ने बोला था, उस हायर पर्सन ने मुझे बोला था, मैंने कर दिया, तो इसलिए भी हम ओबे कर लेते हैं। एट टाइम्स इवेंट्स आर moving at a quick pace that people don't have a second to ponder upon, and apart from obeying they have no other option। कभी कभी इतना फास्ट कई चीज़ें हो रही होती हैं, एक के बाद एक धड़ 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 हो रही होती हैं कि आपको अथॉरिटी वालों की बात माननी ही पड़ती है, आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि आप कुछ और करें। जैसे कि अगर मान लो कि कोविड के अंदर जो सिचुएशन क्रिएट हुई, कोविड में क्या था कि सिचुएशन क्रिएट हुई, बहुत ज़्यादा क्योस हो गया, लोग बहुत काफ़ी लोग जो है काफ़ी लोग जो उनकी डेथ भी हो गई, काफ़ी लोग बीमार पड़ गए, आप फैमिलीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया। और जैसे ही वैक्सीन आई तो लोगों को वैक्सीन के लिए लोगों को परसुएट किया गया कि वो माने,
तो लोगों ने कई लोग उसके अगेंस्ट भी थे डिसीजन के कि नहीं वैक्सीन लगाना ठीक नहीं है और ये हुआ। तो यहां पर क्या था, अथॉरिटी की तरफ से था कि आपको लगवानी है, और इतना फास्ट फॉरवर्ड में हो रहा था ये कि वैक्सीन आ गई है, दवाई आ गई है और लगातार बीमारी फैल रही है, क्विक हो रहा था। तो कुछ लोगों को इस सोचने का मौका ही नहीं मिला, उनको इसके लिए हाँ ही करनी पड़ी कि उनको अपनी वैक्सीन लगवानी ही है, क्योंकि अथॉरिटी की तरफ से था, तो आपको ऑबिडियंस जो है क्रिएट करना था। नेक्स्ट इज कॉपरेशन एंड कंपटीशन। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉपरेशन और कंपटीशन जो है बिहेवियर हमारे रहते ही रहते हैं ग्रुप्स के अंदर। हम ग्रुप्स के अंदर कॉपरेट भी करते हैं और कंपटीशन भी करते हैं। ये इंटर ग्रुप भी हो सकता है और इंट्रा ग्रुप भी हो सकता है। इंटर ग्रुप मीन्स अपने ग्रुप में और इंट्रा ग्रुप मीन्स एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में। बिहेवियर इज इन द मोस्ट सोशल सिचुएशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय आइदर कंपटीशन और कॉपरेशन। हमारा जो बिहेवियर होता है सोशल सिचुएशंस में वो दो चीजों से मिलकर के बनता है। कॉपरेशन इंप्लाइज दैट पीपल आर वर्किंग टुगेदर। यहां पर लोग मिलकर के काम करते हैं एक शेयर्ड गोल को अचीव करने के लिए, और यहां पर बेनिफिट म्यूचुअल होते हैं, यानी उनके आपस के उनके बेनिफिट दोनों के ही होते हैं, जो भी 2, 3, 4 जो भी आपस में कॉपरेट कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन इंप्लाइज दैट द ग्रुप मेंबर्स ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर बेनिफिट। यहां पर जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो अपने बेनिफिट को जो लेता है एंड वर्क फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है, रादर देन दूसरे पूरे ग्रुप के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करता, सिर्फ अपने लिए करता है। ये कंपटीशन होता है रादर देन म्यूचुअल बेनिफिट। यहां वो म्यूचुअल बेनिफिट की बात नहीं करता, सेल्फ इंटरेस्ट की बात करता है। तो यहां क्या आ जाता है, कंपटीशन। ग्रुप्स कैन कोऑपरेटिव एज वेल एज कॉम्पिटिटिव। ग्रुप्स जो है कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव दोनों हो सकते हैं। कॉपरेशन जैसे क्रिकेट टीम मिलकर के काम कर रही है, उन्होंने टीम ने जीतना है, लेकिन आपस में उनके ग्रुप मेंबर्स में कंपटीशन भी है। कंपटीशन क्या है कि किसी को अच्छी बैटिंग करके परफॉर्म करके दिखाना है, किसी को अच्छी बॉलिंग करके दिखाना है, किसी को रन्स बहुत अच्छे बनाने हैं या कुछ और ऐसा, उनका आपस में कंपटीशन भी रहता है। ठीक है, ये कंपटीशन भी उनकी परफॉर्मेंस को बेटर करता है। ग्रुप्स कैन कोऑपरेटिव एज वेल एज कॉम्पिटिटिव डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स इलुसिडेटिंग बिलो। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आप कोऑपरेटिव होते हैं? रिवार्ड स्ट्रक्चर। whether people will cooperate or compete depends on the reward structure which might be cooperative or competitive। अब लोग कॉपरेट करेंगे या कॉम्पीट करेंगे इस बात पे भी डिपेंड करता है कि रिवार्ड क्या मिलने वाला है। रिवार्ड मान लो कि अगर आपको सिर्फ टीम को ही रिवार्ड मिलना है तो आप क्या करोगे, आप उस टाइम आप उस टाइम कॉपरेशन करोगे, सारी टीम मिलकर के दम लगा देगी कि हमें अब ये फाइनल अचीवमेंट करनी है। लेकिन अगर इंडिविजुअली आपको कुछ प्राइज मिलना है या इंडिविजुअली कोई आपकी रिकॉग्निशन होनी है, इंडिविजुअली आपको रिवार्ड मिलना है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर कॉपरेशन के साथ साथ आपका कंपटीशन भी क्रिएट हो सकता है, दोनों साइड बाय साइड भी हो सकते हैं, और खाली कंपटीशन भी क्रिएट हो सकता है, कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। cooperation among group members depends on whether there is a good interpersonal communication between the members or not। इसके अलावा कॉपरेशन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उनका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कितना अच्छा है। अगर उनका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है तो उनका कॉपरेशन भी उतना ही अच्छा होगा। अगर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कम है तो अंडरस्टूड है, अगर कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत हो ही नहीं रही है, तो उनका जो उनका कॉपरेशन है वो भी कम हो जाएगा। जैसे कि अगर आपके स्कूल में जो आपके छोटे छोटे जो ग्रुप्स बने हुए हैं आपकी क्लास के अंदर, अगर आपका सबका अच्छा कम्युनिकेशन है आपस में तो आप सब एक दूसरे के साथ मिल करके कॉपरेट करोगे। अगर आपस में कम्युनिकेशन ही नहीं है तो आप कॉपरेट क्या करोगे? रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब पहले भी हम कर चुके हैं, किसी ने मेरे लिए भला किया तो मैं उसका भला करूं। इट मीन्स दैट पीपल फील ऑब्लाइज्ड टू रिटर्न व्हाट दे गेट। हमने जो पाया है हम उसको रिटर्न करने की ऑब्लिगेशन होता है हमारे पर, हम की ऑब्लाइज्ड होते हैं कि हमारे लिए किसी ने अच्छा किया तो हम उसके लिए भी करें, किसी ने हमारे लिए कोई बेनिफिट किया तो हम भी उसको कुछ बेनिफिट दें बदले में। कॉपरेशन बिगेट्स कॉपरेशन। अगर कॉपरेशन कोई आपको कॉपरेट कर रहा है तो आप उसको भी कॉपरेट करोगे, कोई आपसे कॉम्पिटिशन कर रहा है तो आप उसको कॉम्पिटिशन करोगे, यानी कि कॉपरेशन बिगेट्स कॉपरेशन एंड कॉम्पिटिशन बिगेट्स कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट, मुजफ्फर शरीफ समर कैंप एक्सपेरिमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है मुजफ्फर शरीफ का। एम टू स्टडी हाउ इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन डेवलप, कैसे डेवलप करते हैं। वहां पर उन्होंने एक समर कैंप के ऊपर एक सेटिंग करी और उसमें कंडक्ट किया। द स्टडी इन्वॉल्व्ड 11 to 12 ईयर ओल्ड बॉयज हु आर रैंडमली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। उनको रैंडमली 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया कि ए ग्रुप और बी ग्रुप में डिवाइड कर दिया, केप्ट टू अपार्ट फॉस्टर ग्रुप आइडेंटिटी। और उनको उनकी जो पुराने जो उनके ग्रुप्स थे जहां से भी वो आए थे उस ग्रुप की आइडेंटिटी खत्म कर दी, उनको ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड कर दिया। अब स्टेजेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ग्रुप फॉर्मेशन। ईच ग्रुप एंगेज्ड इन बॉन्डिंग एक्टिविटीज लाइक हाइकिंग एंड स्विमिंग। उनको आपस में बॉन्डिंग क्रिएट करने दी गई ग्रुप फॉर्मेशन के लिए, जो हम शुरू में पढ़ चुके हैं ग्रुप फॉर्मेशन कैसे होती है, हाइकिंग एंड स्विमिंग, जिससे क्या हुआ, लीडिंग टू स्ट्रॉन्ग ग्रुप आइडेंटिटी। जब वो स्विमिंग कर रहे थे एक दूसरे को कॉपरेट किया उन्होंने, जब वो हाइकिंग कर रहे थे तब भी उन्होंने एक दूसरे को कॉपरेट किया। ऐसी एक्टिविटीज में उनको एंगेज किया गया जहां वो कॉपरेशन करेंगे अपने ग्रुप के साथ।
दे इवन नेम्ड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप के नाम भी रख लिए ग्रुप्स के। एक ने अपना नाम रख लिया ईगल्स, एक ने नाम रख लिया रैटलर्स। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, द ग्रुप्स वर इंट्रोड्यूस टू कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज। अब उनको कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज में डाला गया दोनों ग्रुप्स को, कि जैसे टग ऑफ वार, बेसबॉल, जहां पर दो टीम्स थी। तो अब यहां पर क्या हो गया, वेयर रिवार्ड्स वर गिवन टू विनर्स, जहां विनर को रिवार्ड मिलना था। तो अब क्या हो गया उनमें, दे लेड टू हॉस्टिलिटी, यहां पर वो एक दूसरे के लिए हॉस्टाइल हो गए। हॉस्टाइल मींस आक्रामक टाइप के हो गए, थोड़ा सा उनके मन में भावनाएं आ गई एक दूसरे के लिए थोड़ी गलत सी। नेम कॉलिंग, यहां पे वो गाली गलौज भी शुरू हो गए, एंड फाइट्स भी हो गई उनमें आपस में ढिशुम ढिशुम, एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ कंपटीशन कैन क्रिएट इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। तो कंपटीशन की वजह से क्या हुआ, उनमें इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गए। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए उनको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, टू रिड्यूस हॉस्टिलिटी, ये जो उनके बीच में हॉस्टिलिटी क्रिएट हुई थी उसको कम करने के लिए शेरिफ इंट्रोड्यूस टास्क दैट रिक्वायर्ड कॉपरेशन। उसने ऐसे काम इंट्रोड्यूस कर दिए, ऐसे काम देने शुरू कर दिए उनको जिनमें कॉपरेशन होना था, सच एज फिक्सिंग ए वाटर सप्लाई प्रॉब्लम। कोई वाटर सप्लाई की एक प्रॉब्लम हो रही थी वहां पर कि वाटर सप्लाई कैसे आएगी कैंप के अंदर, उसको फिक्स करने के लिए उसने दोनों ग्रुप्स को कहा कि तुम इकट्ठे काम करो और इसको सॉल्व करो कि वाटर सप्लाई जो है कैंप के अंदर होनी चाहिए, इसे श्योर करो। और पुलिंग ए ट्रक आउट ऑफ मड, या कोई कीचड़ में कोई ट्रक फंस गया, उसको सारे दोनों ग्रुप्स में मिलकर के सभी लोगों ने मिलकर निकालना है। यहां क्या हुआ, अब वो ग्रुप्स मिलकर काम कर रहे हैं, यहां पर ना रिवार्ड है ना कोई पनिशमेंट है, तो वो क्योंकि उनका एक कॉमन एम है उनका, तो क्या हो गए, दोनों ग्रुप्स आपस में कोऑपरेटिव हो गए। तो दीज सुपर ऑर्डिनेट गोल्स, सुपर ऑर्डिनेट मीन्स ऐसे गोल्स जो कि जिनके पीछे कोई ऐसा पर्पस नहीं है, जस्ट आउट ऑफ ह्यूमैनिटी जो है उनको आपको करने हैं, या अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, जहां पर उनका सुपर ऑर्डिनेट मीन्स ग्रुप से हट करके, ग्रुप से भी ऊपर जो उनकी नीड है, जो उनकी कॉमन ह्यूमन बीइंग नीड्स है, उनकी वजह से उस वो गोल्स है उनके, रिक्वायर्ड बोथ ग्रुप्स टू वर्क टुगेदर, जिससे वो दोनों ग्रुप्स इकट्ठे काम करें, किसमें, सॉल्विंग द वाटर सप्लाई प्रॉब्लम, पुलिंग ए ट्रक आउट ऑफ मड, ग्रेजुअली रिड्यूसिंग टेंशन, जिनसे उनकी टेंशन कम हो गई और उनमें हार्मोनी क्रिएट हो गई। हार्मोनी मीन्स सामंजस्य बैठ गया, तालमेल बैठ गया, कॉपरेशन शुरू हो गया दोबारा से, उनका कॉम्पिटिशन रिड्यूस हो गया। की फाइंडिंग्स, कंपटीशन लीड्स टू प्रिजुडाइज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो हमें पता चलता है जब कंपटीशन होता है तो प्रिजुडाइज हो जाता है, हम गलत धारणाएं बना लेते हैं दूसरों के लिए, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं ग्रुप्स के अंदर। ये हम अपनी कॉमन लाइफ में भी देख सकते हैं, आप अपने आप कोई भी एग्जांपल लगा सकते हैं, आप किसी भी सिचुएशन को लेकर के देख सकते हैं। कॉपरेशन ऑन शेयर्ड गोल्स फॉस्टर यूनिटी, अगर आपका कोई शेयर्ड गोल है, यानी कि आपके गोल्स एक जैसे हैं, तो क्या होगा, आपकी यूनिटी क्रिएट होगी कॉपरेशन की वजह से। जिसमें ऐसे गोल्स हैं जहां आपको कॉपरेशन करना ही करना है, तो क्या होगा, एकता होगी, यूनिटी क्रिएट होगी, जैसा इस ग्रुप में हुआ। इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट परमानेंट, और ये जो इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट से परमानेंट नहीं है, क्योंकि एंड कैन बी रिड्यूस थ्रू स्ट्रक्चरल कॉपरेशन। अगर आप स्ट्रक्चर्ड कॉपरेशन करेंगे, आप उनको एक कॉमन गोल दे देंगे या उनके कोई ऐसी नीड क्रिएट कर देंगे जो उनकी एक जैसी हो, तो वहां पर क्या होगा कि उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाएगा इंटरग्रुप, और उनमें क्या हो जाएगा, कॉपरेशन दोबारा क्रिएट हो जाएगा। शेरिफ एक्सपेरिमेंट हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ शेयर्ड गोल्स इन रिड्यूसिंग ग्रुप हॉस्टिलिटी। ग्रुप हॉस्टिलिटी को कम करने के लिए जो शेयर्ड गोल है, उन्होंने जो कॉमन गोल रखा, जिससे उनकी हॉस्टिलिटी कम हो गई, वो जो उनके एक दूसरे के प्रति उनके अंदर थोड़ी बहुत जैसे हेटेड वगैरह कुछ आ रहा था या ऐसी कुछ भावनाएं आ रही थी, वो खत्म हो गई उनकी आपस में। इन्फ्लुएंसिंग द थ्योरीज ऑन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड टीम वर्क। यहां पर क्या है कि जो आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और टीम वर्क है, इसको उसने प्रूव किया कि कैसे कॉपरेशन और कैसे कंपटीशन जो है क्रिएट होते हैं, और कंपटीशन से वापस आप कॉपरेशन की तरफ आ सकते हो थ्रू शेयर्ड गोल्स। नेक्स्ट इज सोशल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी रेफर्स टू एन इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट डिराइव्ड फ्रॉम देयर मेंबरशिप इन सोशल ग्रुप। हम सोशल ग्रुप में तो जाते हैं, हम ग्रुप्स का पार्ट होते हैं, लेकिन हमारी अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी भी होती है, उसे ही हम कहते हैं सोशल आइडेंटिटी। दैट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट, मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, मैं इस ग्रुप में क्या हूं, मैं इस ग्रुप में मेरा क्या पार्ट है, मेरा क्या रोल है, मेरी इस ग्रुप में क्या इंपॉर्टेंस है, मेरी क्या आइडेंटिटी है, ये सब कुछ मेरा ग्रुप मेंबरशिप जो मैंने ड्राइव किया उससे, सोशल ग्रुप में उससे है। इट हाईलाइट्स हाउ पीपल कैटेगराइज देमसेल्व्स, हम अपने आप को कैसे कैटेगराइज करते हैं उस ग्रुप में, एंड अदर्स, और दूसरों को कैसे कैटेगराइज करते हैं उस ग्रुप में, बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। और उसमें हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है शेयर्ड होती हैं, जैसे नेशनैलिटी, हम नेशनैलिटी के बेस पे, हम हैं तो एक ही नेशन के, हम इंडियन है या कोई और किसी कंट्री से बिलोंग करता है, उसकी नेशनैलिटी, रिलीजन, कल्चर, प्रोफेशन, इनके बेस पे हम अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं कि हमारा इस सोशल ग्रुप के साथ ये आइडेंटिटी है। इसके की पॉइंट्स है सोशल कैटेगराइजेशन, पीपल क्लासिफाई देमसेल्व्स एंड अदर्स इनटू अस एंड देम। अक्सर लोग अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अस और देम में करते हैं। जैसे नेशनैलिटी, हम इंडियन है तो हम क्या कहेंगे, हम सारे कहेंगे हम इंडियन है, ठीक है।
और कोई अगर मान लो कोई हमारे साथ जो है कोई चाइनीज आ गया, तो हम कहेंगे वो चाइनीज हैं, हम इंडियन है, हम वी, एंड दे वो चाइनीज है, वो मीन्स दे। तो हम यहां पर कैटेगराइज कर लेते हैं अस इन ग्रुप के लिए और देम आउट ग्रुप के लिए। हम कर चुके हैं इन ग्रुप आउट ग्रुप। ये सोशल कैटेगराइजेशन है हमारी सोशल आइडेंटिटी को लेकर के। जिस ग्रुप के साथ हम जुड़ते हैं वो इन ग्रुप होता है, वहां हम वी हो जाते हैं। और जो ग्रुप दूसरा होता है जो जिसमें हम जुड़े हुए नहीं है, जो हमारा दूसरा ग्रुप है, उसे हम क्या कहते हैं, आउट ग्रुप, जो दे होते हैं। इन ग्रुप फेवरेटिज्म, हम इन ग्रुप को फेवर करते हैं, ये हम एक्सपेरिमेंट पीछे कर चुके हैं। इंडिविजुअल्स टेंड टू शो प्रेफरेंस एंड पॉजिटिव बायस टुवर्ड्स देयर ओन ग्रुप। भले ही आप उनको रैंडमली किसी और ग्रुप में डाल दो या ग्रुपिंग को खत्म कर दो, आप उनको इंटरमिक्स कर दो, उसके बावजूद भी अपने ग्रुप के लिए उनका फेवरेटिज्म रहेगा ही रहेगा। हम इंडियंस कहीं भी चले जाए इंडियंस को फेवर करेंगे। और रिलीजन के अकॉर्डिंग भी हम अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन को मानते हैं तो हम अपने रिलीजन को प्रेफर करेंगे और दूसरे रिलीजन्स को ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। हम ये नहीं है कि उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, एंटी हो जाएंगे, लेकिन हम अपने रिलीजन को प्रेफर करना शुरू करेंगे। तो ये इन ग्रुप फेवरेटिज्म है। आउट ग्रुप डिस्क्रिमिनेशन, अगर इन ग्रुप का फेवरेटिज्म होगा तो अंडरस्टूड है बाहर वाले ग्रुप का, दूसरे ग्रुप का डिस्क्रिमिनेशन होगा। समटाइम्स आउट ग्रुप्स आर परसीव्ड नेगेटिवली और स्टीरियोटाइप, दूसरे ग्रुप्स को हम नेगेटिवली परसीव करते हैं, मान लेते हैं कि वो नेगेटिव है और स्टीरियोटाइप हो जाते हैं, उनके बारे में हमारी गलत धारणाएं फिक्स हो जाती हैं। स्टीरियोटाइप हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर के अंदर डिटेल कर चुके हैं, आप हमारी पिछली वीडियो में जाके पूरा टॉपिक देख सकते हैं। इंपैक्ट ऑन बिहेवियर, सोशल आइडेंटिटी शेप सेल्फ एस्टीम, इन्फ्लुएंसेस एटीट्यूड एंड अफेक्ट्स इन इंटरग्रुप रिलेशनशिप। ये जो हमारा सोशल आइडेंटिटी है, जो हमने सोशल आइडेंटिटी की कि मैं ग्रुप में क्या हूँ, क्यों हूँ, कैसे हूँ, मेरी इसके साथ क्या वो है, मेरा क्या स्टेटस है इसमें, ये सब चीज़ें जो है क्या करती हैं, हमारी सेल्फ एस्टीम को शेप अप करती हैं, यानी हमारी सेल्फ एस्टीम को बिल्डअप करती हैं, बढ़ाती हैं। इन्फ्लुएंसेस एटीट्यूड, हमारे एटीट्यूड पे भी प्रभाव डालती हैं, हम उस ग्रुप के अकॉर्डिंग अपने सारे एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स को चेंज करते हैं। एंड अफेक्ट्स इंटर ग्रुप रिलेशनशिप, और इसकी वजह से हमारी इंटर ग्रुप रिलेशनशिप, जो हमारी ग्रुप की अपनी रिलेशनशिप है, वो भी हमारी इंप्रूव होती है। यहाँ हम उस रिलेशनशिप को डिफाइन कर पाते हैं कि कैसे हमारी रिलेशनशिप विद अदर मेंबर्स होगी। सोशल आइडेंटिटी थेरेपी, ताजफल और टर्नर की थ्योरी है सोशल आइडेंटिटी थेरेपी, सजेस्ट दैट ग्रुप मेंबरशिप इन्फ्लुएंस सेल्फ इमेज एंड इंटरग्रुप बिहेवियर। दिस कॉन्सेप्ट हैज एक्सप्लेन बिहेवियर्स लाइक ग्रुप लॉयल्टी, प्रेजुडाइज एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ये जो हमारा ये जो सोशल आइडेंटिटी थ्योरी है, सजेस्ट दैट ग्रुप मेंबरशिप इन्फ्लुएंस सेल्फ इमेज, ये सारी हमने थ्योरी की है। इसमें वो कहते हैं कि जो ग्रुप मेंबरशिप है, जब हम किसी ग्रुप से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, उस ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं, ये हमारी सेल्फ इमेज को भी चेंज करता है। अकॉर्डिंग टू ग्रुप के हिसाब से हमारी इमेज चेंज हो जाती है, बिहेवियर, पर्सनैलिटी सब चेंज होते हैं। एंड इंटरग्रुप बिहेवियर, और हमारा इंटरग्रुप बिहेवियर क्या होगा, वो इसी से हमने एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया हमने कि हमारी ग्रुप की लॉयल्टी क्या होगी, क्योंकि हम ग्रुप का पार्ट है तो कुछ लॉयल्टी भी होगी हमारे, उस ग्रुप के लिए हम लॉयल होंगे। प्रिजुडाइज होंगे हमारे, कुछ हम आप मान के चलेंगे कि हम सही हैं, हमारे ग्रुप में ये अच्छी बातें हैं, हम उसको मान के हमेशा ही चलेंगे, दैट इज प्रिजुडाइज। और दूसरे ग्रुप में ये चीज़ें हमारी प्रॉब्लम है कि ये अच्छी बातें नहीं है, या कुछ भी उनके बारे में हम गलत धारणाएं बना लेंगे वो। एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट, और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स भी इसी वजह से क्रिएट होते हैं क्योंकि हम किसी ग्रुप का पार्ट है, हम अस और दे वाला, इन ग्रुप और आउट ग्रुप वाला है कि हम अपने ग्रुप को बेटर समझ रहे हैं, दूसरे ग्रुप में कुछ हम प्रेजुडाइज कर लेते हैं, स्टीरियोटाइपिक कर देते हैं उनको कि उनमें ये प्रॉब्लम होगी या कुछ और। तो इस वजह से हम अपनी आइडेंटिटी को अपने ग्रुप के साथ जो है मर्ज करते हैं, उससे आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरे ग्रुप से हम अपोजिट समझते हैं, कुछ प्रेजुडाइज हमारे दूसरे ग्रुप के लिए क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज नेचर एंड कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट की क्या नेचर हो सकती है, नेचर एंड कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो वो क्या है हमारा। Conflict is a process in which either an individual or group perceives that others, individual or group, have opposing interest and both the parties involved in conflict contradict each other. यहाँ दो पार्टीज होती हैं, कोई दो इंडिविजुअल हो सकते हैं या दो ग्रुप हो सकते हैं, जो ऐसा मानते हैं कि ऐसा मान लेते हैं, परसीव करते हैं कि उनके इंटरेस्ट, यानी जो उनके इंटरेस्ट हैं, उनकी लाइकिंग है, जो भी है, जो उनकी पॉलिसीज हैं, जो उनकी धारणाएं हैं, वो सब दूसरे ग्रुप से अपोजिट हैं या उनसे कॉन्ट्रेडिक्ट करती हैं, इससे उनका कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। कॉन्ट्रेडिक्ट करती हैं यानी उनकी पॉलिसी उनसे मैच नहीं करती हैं, जैसे एक पर्टिकुलर पार्टी की पॉलिसीज दूसरे से मैच नहीं करती हैं, तो वो क्या होती हैं, कॉन्ट्रेडिक्ट हो जाती हैं, तो वो दोनों ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। लेक ऑफ कम्युनिकेशन एंड फॉल्टी कम्युनिकेशन, या तो कम्युनिकेशन होगा ही नहीं बिल्कुल भी ग्रुप्स का आपस में, और या ऐसा हो सकता है कि जो कम्युनिकेशन है वो फॉल्टी होगा, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा और ग्रुप्स के अंदर क्या हो जाएगा, ग्रुप्स में आपस में या इंडिविजुअल्स में आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे बिटवीन टू पार्टीज, लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सस्पिशन अमंग देम। जब कम्युनिकेशन होगा ही नहीं तो दोनों ग्रुप्स, दोनों पार्टीज यानी इंडिविजुअल या ग्रुप और ग्रुप एक दूसरे को सस्पिशन, शक से देखेंगे। द डिजायर फॉर रिटेलिएशन फॉर सम हार्म डन इन पास्ट,
कभी कभी ऐसा भी होता है कि पास्ट में आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, तो आप जो उसके लिए बदला लेना चाहते हो कई बार, तो भी आपका कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए या उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, ग्रुप टू ग्रुप में। बायस्ड परसेप्शंस आर द रूट कॉज ऑफ द मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। ज्यादातर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनमें बायस्ड परसेप्शंस होते हैं। बायस्ड मींस हम ऊट पटांग से परसेप्शन पहले से ही कर लेते हैं, मान लेते हैं कि दूसरे ग्रुप के बारे में ये बात है या दूसरे बंदे के बारे में ये बात है। कभी कभी ऐसा होता है कोई पड़ोसी जो है वो ज़्यादा जोर से बोलता है तो हम पहले ही सोच लेते हैं कि ये बड़ा हार्श है, ये कोऑपरेटिव नहीं होगा, ये नालायक होगा, जो कुछ भी हम परसेप्शन बना लेते हैं। ये क्या हमारा बायस परसेप्शन है जो कि हमारा उससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। ग्रुप्स का भी आपस में यही हो सकता है। अ फीलिंग दैट द अदर ग्रुप डज नॉट रिस्पेक्ट द नॉर्म्स ऑफ माई ग्रुप एंड वायलेट्स दीज नॉर्म्स बिकॉज ऑफ द मैलेवलेंट इंटेंट। अक्सर ऐसी एक फीलिंग आ जाती है कि दूसरा ग्रुप जो है वो मेरे ग्रुप के नॉर्म्स को जो है वो नहीं करेगा, वो रिस्पेक्ट नहीं करेगा उसकी, और बल्कि वो वायलेट करेगा, वो उनके अगेंस्ट जाएगा जो मेरे ग्रुप के नॉर्म्स है, क्योंकि उसकी जो सोच है, जो उसकी इंटेंट है, जो उसकी मेरे ग्रुप के प्रति जो है उसके कुछ गलत मन में विचार हैं जिसकी वजह से वो मेरे ग्रुप के नॉर्म्स के अगेंस्ट जाएगा। ऐसा हम अक्सर जो रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो उसमें जो ऐसा होता है वो यही आता है कि एक फीलिंग आती है, एक ग्रुप समझता है कि मेरा ग्रुप ज़्यादा बेटर है और दूसरा ग्रुप मेरे अगेंस्ट कुछ सोचेगा या करेगा, तो इसकी वजह से उन ग्रुप्स में आपस में क्या क्रिएट हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। ये हमारा ये इस हम अब जा रहे हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द क्लास की तरफ, स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। हम कॉन्फ्लिक्ट कैसे कम कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर ऑर्डिनेट गोल्स। हम सुपर ऑर्डिनेट गोल्स जो है क्रिएट करें, जैसा हमने पीछे एग्जांपल लिया था, दो हमने टीम ली थी ए और बी, हमने उनको कहा था कि वो ट्रक को खींच के लाएं कीचड़ में से, या वाटर सप्लाई इन द कैंप को दोनों मिलकर के ग्रुप ठीक करें, तो उससे क्या होगा, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाएंगे। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट एज ए सबऑर्डिनेट गोल इज म्यूचुअली बेनिफिशियल टू बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट। हमने पहले ही किया कि दो पार्टीज जो ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं उसके अंदर हम उनको कोई सुपरफिशियल हम उनको कोई ऐसा गोल दे दें जो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा तो क्या होगा, दोनों ग्रुप्स मिलकर के उसके लिए काम करेंगे। जैसे मान लो हम दो रिलीजन है, वो आपस में लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, वो अपने एक को अपने सुपीरियर मार रहा है, दूसरे अपने, लेकिन जहां नेशनलिटी की बात आ गई, देश पे हमला हो गया, वो मिल जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, दे आर नाउ बिकम अ नेशन, वो नेशन बन गए। उनको एक हमने एक ऐसा गोल दे दिया जो कि उनका सुपर ऑर्डिनेट गोल है, जो उनको मिलकर के काम करने के लिए करता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर ऑर्डिनेट गोल उनके कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर देगा या कम कर देगा। अल्टरनेटिंग परसेप्शन। Intergroup conflicts can be resolved by bringing about a change in the perception of the parties towards one another through persuasion, media appeals, etc. हम दोनों पार्टीज जो इंडिविजुअल है या ग्रुप है, उनको आपस में मीडिया के जरिए, मीडिया अपील से या परसुएशन, उनको मना करके या थर्ड पार्टी से या कैसे भी करके हम उनके बारे में जो उन्होंने एक दूसरे के लिए प्रिजुडाइसेस क्रिएट कर रखे हैं उनको खत्म करें। थ्रू एजुकेशन भी हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक ग्रुप को जो उसने दूसरे ग्रुप के लिए गलत धारणाएं बना रखी हैं उनको खत्म करें, कि जिससे कि उनको समझ आ सके कि नहीं, ये गलत था, ये परसेप्शन मेरे अंदर गलत थी जिसकी वजह से मैंने उस ग्रुप के लिए ऐसा कुछ धारणा बना रखी थी, कुछ स्टीरियोटाइप या कुछ प्रिजुडाइसेस थे, उनको खत्म करना जरूरी है, जिसके लिए हमें अल्टरिंग परसेप्शंस, उनकी जो ऑलरेडी परसेप्शंस हैं, जो उनके प्रिजुडाइज हैं, उनको खत्म करना पड़ेगा। इंक्रीजिंग इंटरग्रुप कॉन्टैक्ट, ग्रुप्स के आपस में कॉन्टैक्ट ज्यादा कर दें। कॉन्फ्लिक्ट कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग इंटरग्रुप कॉन्टैक्ट between the groups by bringing the groups together or on community projects and events. कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स या इवेंट्स में उन ग्रुप्स को इकट्ठा कर दें तो भी उनके कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएंगे। जैसे कि हम स्कूल्स में देखते हैं, एजुकेशन जितने भी पॉलिसीज हैं उनमें देखते हैं, वहाँ हम देखते हैं हम रिलीजन के बेस पे नहीं लेते लोगों को, सब बच्चे इकट्ठे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इकट्ठे हैं, तो क्या होगा जब वो इकट्ठे पढ़ेंगे, इकट्ठे एक ही गोल के लिए काम करेंगे, तो क्या होगा उनका आपस में, क्योंकि आपने इंटरमिक्सिंग कर दिया उनको, एक पर्टिकुलर सोशल आइडेंटिटी उनकी कुछ और बना दिया कि वो एक पर्टिकुलर स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी को खत्म कर देंगे, क्योंकि इंटरग्रुप कांटेक्ट हमने शुरू कर दिया है, उनको कम्युनिटी बेस पे हमने कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स या इवेंट्स में इकट्ठे ले आए हैं उनको, तो उनका जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। रीड्रॉइंग ग्रुप बाउंड्रीज, हम ग्रुप बाउंड्रीज को रीड्रॉ करें, जो अभी ये जो एग्जांपल है ये रीड्रॉइंग द ग्रुप बाउंड्रीज के लिए भी है। रीड्रॉइंग ग्रुप बाउंड्रीज हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट by creating condition in which the groups at conflict perceive themselves as belonging to a common group. हम उनकी बाउंड्रीज को खत्म करने की कोशिश करेंगे, उन ग्रुप्स को मिक्स कर देंगे। उनका वो जो ग्रुप है, जैसे कि मैंने बताया ना कि आप सभी तरह के बच्चों को, जो
पुअर हैं या रिच हैं, इकोनॉमिकली जो बैकग्राउंड अलग अलग है, पॉलिटिकली अलग अलग हैं, रिलीजियस के तौर पे अलग अलग हैं, आपने उनको एक ही स्कूल में, एक ही हॉस्टल में इकट्ठा कर दिया, वो इकट्ठे रह करके पढ़ रहे हैं, इकट्ठे सब काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, उनकी जो ग्रुप बाउंड्रीज है वो खत्म हो गई। अब वो एक दूसरे को समझ पाएंगे, तो जिससे उनके प्रिजुडाइसेस और स्टीरियोटाइप्स खत्म हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे, वो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स भी खत्म हो जाएंगे। नेगोशिएशंस, इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व थ्रू नेगोशिएशंस एंड थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। कोई थर्ड पार्टी उनको समझाए या नेगोशिएशन किया जाए, जैसा कि बड़ी बड़ी कंट्रीज में जो आपस में लड़ाई होती है तो दूसरी कंट्रीज उनको समझाती हैं, या यूनाइटेड नेशन ये रोल करता है कि वो उनको समझाने की कोशिश करता है, दोनों कंट्रीज को उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करता है। इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स को थर्ड पार्टी से या नेगोशिएशन के जरिए खत्म करना। स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस, कॉन्फ्लिक्ट can be reduced by redistribution of resources as per principle of justice which are equality, need and equity। इनके बेस पर जो हमारे सोशल जस्टिस प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस हैं क्या हैं, इक्वालिटी, सब में समानता हो, नीड एंड इक्विटी, किसको कितना ज़रूरत है उसको उतना मिले, और इक्विटी कि सबको ज़रूरत के हिसाब से पर्याप्त मिलना ही चाहिए, जितना अवेलेबल है वो सब में बांटा जाए, रिसोर्सेज का जो सही तरह से डेवलप किया जाए, बराबर बराबर बांटी जाए, दैट इज स्ट्रक्चरल सोल्यूशन। तो कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ना किसी के पास कम है ना ज़्यादा है, तो अंडरस्टूड है, उनके आपस के कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गए। जब सबके पास बराबर बराबर है, सबको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पर्याप्त मिल गया, इजीली पॉसिबल नहीं है बट ऐसा किया जा सकता है, स्ट्रक्चरल सोल्यूशन है इसका। रिस्पेक्ट फॉर अदर ग्रुप्स, इसके अलावा हम रिस्पेक्ट फॉर अदर ग्रुप्स भी क्रिएट करें। रिस्पेक्ट फॉर अदर ग्रुप्स का मतलब ये है acceptance and sensitivity to norms and practices towards norms of other communities and groups। हम ये मान लें और हम सेंसिटिविटी क्रिएट करें नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस के लिए, दूसरे ग्रुप्स के लिए भी। हम अपने ग्रुप की जो नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस हैं उनको तो माने ही माने, लेकिन दूसरों के लिए भी रिस्पेक्ट करें। हम अपने रिलीजन को तो माने ही माने, दूसरे रिलीजन के लिए भी हम अपने अंदर रिस्पेक्ट रखें। हम समझे कि उनकी भी अपनी वो है, वो भी हमारी तरह इक्वल उस पर स्टैंड करते हैं, उनके भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके अपने तरीके हैं धर्म को मानने के। तो इस तरह से क्या होगा, ये एक्सेप्टेंस एंड सेंसिटिविटी टू नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द नॉर्म्स ऑफ द अदर कम्युनिटी एंड ग्रुप्स एंश्योर रिडक्शन इन इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स। इससे हमारे इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट जो वो खत्म हो जाएंगे। दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर क्लास कि हम कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे दूर कर सकते हैं। इसके साथ हमारी सीरीज के 4 चैप्टर जो आपके साथ कंप्लीट हो चुके हैं, 3 चैप्टर हो रहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम विद इन 2 डेज इन 3 चैप्टर्स को भी खत्म करेंगे, ताकि हम फाइनल प्रिपरेशन के लिए जितने भी PYQs हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, उनको डिटेलिंग में कर सकें। आप एक बार इन चैप्टर्स से गो थ्रू जरूर हो जाएं विद NCERT एंड विद माई लेक्चर्स एंड दी स्लाइड्स। उसके बाद जब आप मेरे क्वेश्चन आंसर्स को अटेंड करेंगे तो आपको एक बड़ा ही फ्लो दिखाई देगा, आपको लगेगा मक्खन की तरह सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, और फाइनल पेपर में भी आप वही मक्खन की तरह परफॉर्मेंस भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।